बिजनेस का इकोसिस्टम अभी फिलहाल में इंदौर में कितना डेवलप है? हम अभी भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो कि 20-25 साल पहले बहुत अच्छा था, 50 साल पहले बहुत अच्छा था। हम अगले लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट में एजुकेशन तो है, स्किल नहीं है, और जितने भी अब बिजनेस ड्राइव हो रहे हैं वो स्किल्स पे हो रहे हैं। देखो, इंदौर या इंडिया की बात करें तो इंडिया में अच्छे कैंडिडेट उतने ही हैं जितने इंडिया में टाइगर है। आज के सिनेरियो में कोई भी काम नहीं करना चाहता है या इनफैक्ट जॉब नहीं करना चाहता, वो सीधे बिजनेस में आना चाहता है। सब वो सुबह 9 बजे घुसना है, रात को 9 बजे निकलना है, दुकान पे खड़े रहना है, किसी भरोसा नहीं करना है, सिस्टम डालना है, 2 नंबर में धंधा करना है। तो वो देख के हम वैसे ही हो रहे हैं। क्या वो चीज़ें बनना चाहिए इंदौर में और इंदौर के पर्टिकुलर बिजनेस ऑनर्स को फॉलो करना चाहिए? लिंक्डइन के फाउंडर ने बोला जिस दिन आप बोलना बंद कर तो उसके अगले दिन आपकी टीम सुनना शुरू कर दे। तो हमको बोलना बंद नहीं करना। हम कहाँ जाना चाहते हैं, जो आपके मन में है ना, लिखा होना चाहिए, लिख दो कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, आपकी पूरी टीम साथ लग जाएगी। कि हमारे यहाँ एक तो टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ इनोवेशन को, हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती हैं ना, जो नई चीज़ें आ रही उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। दो इंदौर इज़ अ टेस्ट मार्केट। इंदौरियों की करेंसी पैसा है, मेरे लिए करेंसी समय है। इंदौरी जहाँ पैसा बचता है वहाँ समय खर्च कर देता है। तो जिस दिन उल्टा कर दोगे ना, अपने आप बढ़ने लगो। तो बुक्स पढ़ने के क्या वो इफेक्ट होते हैं जो डिजिटली आपको नहीं मिल पाते हैं? डीप फोकस एक वर्ड होता है। आज हम डिस्ट्रैक्ट 8 सेकंड में हो जाते हैं। आज की तारीख में 3 लोग पैसा कमा सकते हैं। इंदौर बीइंग अ बिजनेस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश एक अलग ही ग्रोइंग स्टेज पे है, लेकिन आज भी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ऑनर्स को कई सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। चाहे वो चैलेंज हो हायरिंग के, चाहे वो चैलेंजेस हो प्रोसेसेस के, चाहे वो चैलेंजेस हो कैसे टीम को मोटिवेट किया जाए। आज के कन्वर्सेशन में इन सारे चैलेंजेस के ऊपर और इनके सॉल्यूशंस के ऊपर मैं कन्वर्सेशन करूंगा पुष्पेंद्र जादौन सर से। पुष्पेंद्र सर एक बिज़नेस कोच हैं, कई सारे बिजनेसेस को और बिज़नेस ऑनर्स को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है, और उनके जो छोटे छोटे डेली से लेके बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करते हुए स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं। वेलकम है भैया आपका आज के इस पॉडकास्ट में। पिछले कई महीनों से जब हम एक ग्रोथ लेवल पे काम कर रहे हैं, चूँकि बिज़नेस चलाना है तो बहुत सारे एस्पेक्ट देखना पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और रिसेंट में मेरा डिस्कशन चल रहा था अतुल से कि यार अब एक लेवल पे तो आ चुके हैं, अब इसके बाद क्या, कैसे ग्रो करें। चैलेंजेस बहुत सारे हैं इंदौर में, और पर्टिकुलरली मैंने जितना अभी समझा पिछले 10 सालों की जर्नी में इकोसिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा है इंदौर का। तो सबसे पहले तो आज की इस कन्वर्सेशन को हम शुरू करें, मैं आपसे पहले एक पॉइंट यही जानना चाहूँगा कि बिज़नेस का इकोसिस्टम अभी फ़िलहाल में इंदौर में कितना डेवलप है? अगर मैं इंदौर की बात करता हूँ तो इंदौर में बिज़नेस का इकोसिस्टम डेवलप है आज से 25 साल पुराना वाला। अच्छा। मतलब सीधी सी बात करूँ कि हम अभी भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो कि 20-25 साल पहले बहुत अच्छा था, 50 साल पहले बहुत अच्छा था। हम अगले लेवल पे जा रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बिजनेस ओनर डिपेंडेंट बिजनेस है। ओके। अगर मैं मालिक को हटा दूँ तो बिज़नेस ढह जाएगा। ओके। और जब भी ऐसा बिज़नेस चलाओगे तो प्रॉब्लम वो रहेगी कि वो बिज़नेस नहीं है। ओके। मेरा एक बिज़नेस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। बिज़नेस करने का पर्पस क्या है? फॉर मी डूइंग बिजनेस इज फ्रीडम ऑफ मनी, टाइम एंड चॉइसेस। तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए, चॉइस भी मिलनी चाहिए। हमारे टीम मेंबर हमसे अच्छे हैं, जब चाहे जब छुट्टी ले लेते हैं, जब चाहे उनको पैसा तो घूमने चले जाते हैं, और चॉइस आएंगे नहीं आएंगे उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। पर आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, तो आप एम्प्लॉय हो, वो मालिक है। हम सिखाएंगे खुद का बिजनेस ना खोल ले। पीपल डिपेंडेंट या बिजनेस ओनर डिपेंडेंट बिजनेस पे चल रहे हैं, सिस्टम डिपेंडेंट, कल्चर डिपेंडेंट बिजनेस पे आई नहीं है जो स्केल हो सके। ओके। आपके पास खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दुनिया में कहीं और ले जा सकते हो, पर वो इंदौर के बाहर नहीं जा पा रही, बिकॉज हम बहुत कम जा पा रही अगर देखा जाए तो। बिकॉज हम स्केलेबिलिटी पे बात ही नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बिजनेस है, उसके आगे नहीं जाना। ओके। अच्छा, आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? जैसे मैं पर्टिकुलरली आज 2013 से आज 2025 में हम लोगों ने ऑल टुगेदर, और हम दोनों ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी जो डिजिटल को लेके। उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने भी किया, हम लोगों ने भी किया। पहले हम सर्विस इंडस्ट्री में बिलोंग करते थे और सर्विस ही दे रहे थे, लेकिन रिसेंटली हम लोग प्रोडक्ट में शिफ्ट हुए हैं। आप
दो अपने लेवल पे शिफ्ट हुए, हमारे लेवल पे। लेकिन आज भी चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं वो सेम ही है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री के चैलेंजेस हो चाहे प्रोडक्ट के लिए। अब अभी आपने बताया कि बिजनेस का इकोसिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। आज भी जैसे ट्रेडिशनली 25 साल पहले बिजनेस चल रहे थे, आज भी वैसे ही चल रहे हैं। और हम जो फील्ड में काम कर रही हैं, हम जो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। एक चैलेंज मैं इंदौर में ये भी देख रहा हूँ कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ा जो एक रिसोर्स होता है, पैसा, इंफ्रा, ये तो सब सेकेंडरी होता है। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को लेके कई सारे चैलेंजेस, और मैं अलग अलग लोगों से बात भी करता हूँ, उनका सबका एक ही पेन पॉइंट है, या रिसोर्स नहीं मिल रही है। बिल्कुल, रिसोर्स मिल रही है तो काम करना नहीं चाह रही है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है किसी भी एक बिजनेस ओनर के लिए, या जो बिजनेस को चलाना चाहता है, वो कैसे उसको कोप अप करे। क्योंकि इंस्टीट्यूट में एजुकेशन तो है, स्किल नहीं है, और जितने भी अब बिजनेस ड्राइव हो रहे हैं वो स्किल्स पे हो रहे हैं। तो आपने क्या चैलेंजेस अभी देखे हैं इस पूरे मार्केट में, या आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं कि यार ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंदौर के पर्टिकुलरली बिजनेस ओनर्स को फेस करना पड़ रहा है? देखो, इंदौर या इंडिया की बात करें तो इंडिया में अच्छे कैंडिडेट उतने ही हैं जितने इंडिया में टाइगर है। टाइगर 4 ज़्यादा होंगे, ठीक है, बिकॉज अच्छा कैंडिडेट उसको बोल रहे हो जो पहले तैयार होकर बैठा हुआ है, तो उसको या तो पहली जगह छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। मैंने कुछ लोगों को कॉपी किया और मैंने मेरे यहाँ सिस्टम बना लिया जो मैं आपको समझा सकता हूँ। 2 अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा। जोहो के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको जोहो ने क्लियर किया। जोहो क्या कर रहा था कि जोहो जब IIT के लिए पैसा नहीं था और नीचे वाले कॉलेज वाले उस स्किल में नहीं मिले तो उसको क्या ज्वाइन करें। IIT वाले हायर पैकेज मांगते हैं, नीचे वाले उस स्किल पे नहीं थे, तो उन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, जिसको जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं अब। पहले कोई जोहो यूनिवर्सिटी नाम था। वहाँ वो गांव के किसानों के बच्चों को ले रहा है। अगर आपने केस सुना होगा, उसने वॉचमैन को पढ़ाया और 2 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। तो उनके पास बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम था जिससे वो किसी से भी काम करा सकते हैं। हम लोगों की दिक्कत क्या, हमको सारी स्किल सीखा हुआ बंदा चाहिए। मैं उसको बहुत ईजिली डिवाइड कर देता हूँ, 2 पार्ट कर लो। एक इनबिल्ट स्किल और एक कर दो जो आप कोचेबल स्किल्स हैं। तो अगर आपने इनबिल्ट स्किल वाला बंदा लिया और कोचेबल स्किल सिखा दी तो आपका बंदा काम का हो जाएगा। ये जोहो कर रहा है। मैकडी, मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैकडी में कहीं भी बर्गर खाओगे सेम टाइम पे सेम टेस्ट का मिलेगा, सेम टेस्ट मिलता है। 95% एम्प्लॉय मैकडी का 12th पास है। फिर क्या करता है वो किचन में चलने की ट्रेनिंग भी देता है उनको, कि चलेगा कैसे, कहाँ से निकलेगा, आपको निकालना है तो फ्राइज़ कितनी देर में निकालना है। अब उससे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वो बंदे बार बार आते हैं, छोटी सैलरी पे आते हैं, काम करते हैं, जैसे उनका ग्रेजुएशन खत्म होता है निकल जाते हैं, अगला बंदा आता है, तो इनकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। अगर उसी को लंबे समय तक रखते तो दिक्कत हो जाती, या टेक्निकल ट्रेन बंदा रखते तो दिक्कत हो जाती। तो वो दोनों चीज़ से बच गए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचाते हैं। प्रॉफिट बचाने का बहुत बड़ा तरीका प्रोसेसेस है। अगर आपकी प्रोसेसेस अच्छी हुई, आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी हुई, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा लोगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एकदम बात कर रहा हूँ, हो सकता है पॉडकास्ट है तो मैं जितना चाहूँ बोल सकता हूँ। जो बिल्कुल इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। एयर इंडिया, जेट एयरवेज सेम प्लेन को उड़ाने के लिए 140 to 156 टीम मेंबर्स लेते हैं, एम्प्लॉयज़ लगते हैं। एक प्लेन जब टेक ऑफ करता है, वही प्लेन को उड़ाने के लिए इंडिगो सिर्फ 96 एम्प्लॉय लेता है। तो 30, 40, 50 एम्प्लॉय कम है, और हर आदमी की तनख्वाह 50,000 मान लो, तो कितना बड़ा काम हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स। तो आपको, अगर मैं इतने बड़ी बात ना करके छोटी कंपनीज की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेल्स का बंदा चाहिए, तो आप क्या देखोगे, उसको सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, B2B सेल्स आना चाहिए, सब कुछ देखोगे, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं क्या देखूंगा, मैं 2-3 चीज़ें देखूंगा। पहला, उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है नहीं। सेल्स 90% लिसनिंग है, ठीक है। दूसरा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है नहीं, नॉट इंग्लिश, क्योंकि इंदौर में तो भैया हिंदी में बात करें तो समझा सकता है। और तीसरा, उसको भूख है या नहीं। पहले से ही बहुत पैसा, तो सेल में मेहनत चाहिए, सेल में मेहनत लगती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ना, मैं उसको फ़ोन पे बात करना, कपड़े पहनना, बाल बनाना, शेव करना, सब सिखा दूंगा। उसकी ट्रेनिंग मैंने तैयार कर ली। तो कोई बंदा आता है, ये 3 चीज़ों पे काम हो जाता है। मेरी पहली कंपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम एक भी बंदा वो नहीं लेते जो डिजिटल मार्केटिंग सीख के आया है। हम सिर्फ 2 चीज़ देखते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, स्पेशली बोलो तो इंग्लिश कितनी अच्छी है, और दूसरा वो पढ़ता कितना है, बिकॉज रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सारी ट्रेनिंग है। फेसबुक पे क्या करना है, इंस्टा पे क्या करना है, यूट्यूब पे क्या करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी, फ़ोन कैसे उठाना है, मेल बनाए आपको ये रिप्लाई कर देने, काम खत्म हो गया। तो उसके कारण क्या हो गया, वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, दूसरा आपकी कॉस्ट कम रहेगी। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, TCS जानते हैं हम। TCS 2007 में इंदौर के इंजीनियरिंग बच्चों को क्या पैकेज देता होगा, 3 लाख रुपए। आपको पता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। 2007-2008 में अगर TCS आई, इन्फोसिस आई, 3 लाख का पैकेज है। नाउ वी आर इन 225।
2025 में हम 2025 में TCS क्या पैकेज दे रहा होगा, क्योंकि TCS की वैल्यू बहुत बढ़ गई है ना, सब कुछ हो गया, तो पैकेज कितना बढ़ गया होगा? 25-30 लाख। 3 लाख। 3 लाख मतलब पहले भी 3 लाख का पैकेज था, आज भी 3 लाख का पैकेज। अच्छा, 3.25 हो गया कहीं तो बहुत बड़ी बात है। तो जो रिटेनरशिप नहीं करता है क्या एम्प्लॉय की? वो तो अच्छे एम्प्लॉय उनको ऊपर कर लेता है, बाकी नीचे वाले चले जाते हैं। तो फ्रेशर लेता है और वो एक स्किल चलाता रहता है कि बस जो मेरा बेसिक काम है उसके लिए मैं हाई पे वाले एम्प्लॉय क्यों रखूँ, इनको हटा के नए ले लूँगा। तो फ्रेशर तो उसी पैकेज पे ले रहा है क्योंकि उसको ट्रेन कर रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट उसमें जोड़ लेता है और काम खत्म कर लेता है। अच्छा, आप ये जो बात बोल रहे हैं इसमें मुझे 2 प्रॉब्लम लगी, पर्टिकुलरली अगर मैं अपने सिनेरियो को रिलेट करूँ तो। आप बोल रहे हैं पहली चीज़ एक कि हमें हमारी रिसोर्सेज खुद तैयार करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए। सेकंड, जब हम उन्हें ट्रेन करने लगेंगे तो वो जो टाइम जा रहा है उसका क्या करेंगे फिर? बहुत अच्छा तरीका। अब आप जिस जगह बैठे हो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और शायद मैं आपसे 4 चीज़ें सीख के जाऊँगा। तो आपको हर बार ट्रेन करना क्यों है? मैं सिर्फ 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहला, एक बार थ्योरी बना दो। आज आप खुद बना सकते हो, और उसको बहुत, जिसको जनरली लोग SOPs बोलते हैं, मैं SOP नहीं बोलूँगा। आप स्टेप वाइज अपनी प्रोसेस बना दो। पहला वर्जन तैयार करा, उस वर्जन को आपने इंप्लीमेंट कर दिया। हो सकता है उसको ChatGPT से और अच्छा कर लिया, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, सब ChatGPT कर देगा आज की तारीख में। उस पर किसी एक आपके टीम मेंबर को ट्रेन करते टाइम वीडियो शूट कर लो और उसको कहीं अपलोड कर दो। वो आपके लैपटॉप में हो सकता है, वो यूट्यूब में प्राइवेट हो सकता है। एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, वो कोई खरीद के उस पर डाल दिया और वहाँ ट्रेनिंग तैयार हो गई। और तीसरा, एक टेस्ट तैयार कर लो। अब बंदा आया, थ्योरी पढ़ाई, वीडियो दिखाया, टेस्ट लिया, आपका काम हो गया। टेस्ट अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रिटर्न ले सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे काम करके दिखा सकते हो कि भैया ये परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग करवाते हो तो प्रीमियर पर करवाते हो किसी पर, तो उससे कोई काम करवा के दिखाया कि काम करके दिखा, वह काम हो गया। तो जब टेक्नोलॉजी, तो आपको बार बार बोलना क्यों है, काम खत्म। मतलब एक बोलेंगे उनके प्रोसेसेस जो हम फॉलो करने वाले हैं उनके लिटरेचर्स बना लें। लिटरेचर बना लिया, उसका वीडियो बना लिया। सिर्फ लिटरेचर मत देना, और सिर्फ वीडियो मत देना। लिटरेचर वीडियो में क्या कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लिया, वीडियो में बहुत समझ में आएगा। वीडियो में शक्ल दिख रही है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, एनर्जी दिख रही है, तो समझ में आता है। टेस्ट क्यों रखा है? बिकॉज आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन इंपीरियल से किया। इंपीरियल से किया, एग्जाम के पहले पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। तो बस वो भी नहीं पढ़ेगा। तो अगर आपने उसको टेस्ट नहीं दिया ना, तो वो पढ़ के बैठ जाएगा। टेस्ट से उसको मालूम पड़ जाएगा कि अरे बंदा टेस्ट लेने वाला है, मेरा बॉस टेस्ट लेने वाला है, तो 100% तैयारी करेगा, ढंग से पढ़ेगा और ज़्यादा सीख के निकलेगा। अच्छा भैया, ये पॉडकास्ट जब से मैंने शुरू किए पर्टिकुलरली, इसका एक मोटिव था कि रियल लाइफ सिचुएशंस को, और पर्टिकुलरली इंदौर में जो सिनेरियो एग्जिस्ट करता है उस पर बात करें, क्योंकि जनरलाइज कंटेंट बहुत सारा बनता है और उससे कहीं ना कहीं हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जब एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हैं, रियल ग्रोइंग बिजनेस को इंदौर के देखते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2013 में, और मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता है, आज भी नहीं करता है। तो हमेशा एक मेरे मन में यही डाउट आता है कि यार मुझे करना चाहिए था कि नहीं, मतलब क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, पीछे कोई बोलते हैं ना बैक करने वाला नहीं है। तो एक जो प्राइमरी डाउट 10 सालों की स्ट्रगल बाद आज भी है, क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए था? तो जब ये डाउट आ रहा है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस एक एंटरप्रेन्योर को बोलूँ या एक बिजनेसमैन को मिल जाएंगे आपके थ्रू? तो मेरे हिसाब से बिज़नेस करना नहीं चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक रूल है। बिज़नेस के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है। फ़ायदे क्या है कि आपकी स्केलेबिलिटी की लिमिट नहीं है, आप कितने बड़े हो सकते हो। नुकसान क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मानना है, मेरे को कोई मेरे से पूछता सर मैं बिज़नेस करूँ नहीं करूँ, बोलूँगा भाई साहब आप 2 से 3 साल जॉब करो, सिस्टम सीखो, उसके बाद देखो आप बिज़नेस करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर आपको शुरू के 3 से 5 साल मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रगल नहीं करना है, तो आप जॉब में रहो। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, 3-5 साल मेहनत कर लूँगा, लेकिन 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद मैं फिर आराम की लाइफ जीना चाहूँगा, तो फिर आप बिज़नेस में आओ। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है कि बिज़नेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जॉब में ज़्यादा आज की तारीख में, और फिक्स है। बिज़नेस तो ऊपर नीचे होता है, बिज़नेस ऊपर नीचे होता है। आप जिस दिन आ रहे हो, अगर मेरे से आज कोई पूछ रहा है तो मैं उससे बोलूँगा कि आप ही सोचो कि 10 साल बाद आप फ्री कैसे होगे इस बिज़नेस को, या जो बिज़नेस कर रहे हो ये स्केलेबल है या नहीं। पहला क्वेश्चन, आज से 5 साल बाद इसको मैं 5 जगह कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बिना चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ठीक है, 2 चीज़ें। और इसका प्रॉफिट और बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, ये 2-4 चीज़ें सोच लो। आप जब जॉब करते हो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं एक बहुत खतरनाक तरीका दे रहा हूँ जिसको लोग मानेंगे नहीं। मैं आपको बुक्स के नाम दे दूंगा, मैं आपको बुक्स बता दूंगा। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक पढ़ने पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं।
मेरा एक मानना है हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बुक मिलती है, मतलब जो बुक हमारे यहाँ 300 रुपये की मिलती है वो बाकी कंट्रीज में $20 से शुरू होती है। तो 300 रुपये और 8 घंटे में आप किसी सामने वाले के 25 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, बट आप समय वो 8 घंटे निकाल पा रहे हो, तो आप बिजनेस ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं तो ये बोलूँगा। पर हाँ, बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लेना चाहो। हाँ, अच्छा, मैं बताऊं, ये एक चीट क्वेश्चन था। मुझे पता है मैं बिजनेस कर सकता हूँ, करना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो जो आपने पॉइंट बोला ना कि बिजनेस करने के पहले आपको कहीं ना कहीं जॉब करना चाहिए। हाँ, तो मैंने भी 6 साल जॉब की, और जॉब भी कैसी कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 12 घंटे में, जबकि मेरे वर्किंग 10 to 6 ही होते थे, लेकिन तो भी किया। वहाँ जो प्रोसेसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस, एक वो स्ट्रेस, एक वो बोलते हैं ना टाइमली चीज़ों को करना, एक मेंटरशिप वो मिलती है, वो मिली। लेकिन आज के सिनेरियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हो रहा है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, या इनफैक्ट जॉब नहीं करना चाहता, वो सीधे बिजनेस में आना चाहता है। और जब बिजनेस में आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो रिसोर्स बन के या किसी के अंडर काम करके उस चीज़ को, उस बिज़नेस को एग्जिस्टिंग, जैसे हमारी फील्ड में हम देखें तो भाई क्रिएटर्स की कमी है आज। हर कोई अपना कंटेंट बनाना चाह रहा है, वो किसी से मेंटरशिप लेना नहीं चाह रहा है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम नहीं करना चाह रहा है, किसी कंपनी से गाइडेंस नहीं लेना चाह रहा है। तो नुकसान दोनों साइड हो रहा है। एक, ना वो खुद ग्रो कर पा रहा है, एक जो हम उस टैलेंट को और ब्यूटिफाई कर सकते थे या उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्पज़ वही था कि लोगों को एक प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए कि बिजनेस में ठीक है आना है, अब वो चाहे जनरेशनल बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, या एक फर्स्ट टाइमर बिजनेसमैन हो, तो उसको अल्टीमेटली आपका कहना है कि जॉब तो करना ही चाहिए। 3 साल देखो, अगर खुद का बिजनेस पहले से है तभी बाहर जॉब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जॉब में, जब जॉब करोगे तो आपको समझ आएगा बॉस कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैं मेरी कंपनी में क्या क्या लेके आ सकता हूँ नई चीज़ें, मेरी बिजनेस क्या गलत तरीके से चल रहा है। तो जॉब तो करना ही चाहिए। मतलब जिन लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को बिजनेस में उतारा और वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उन्होंने 2-3 साल उसको बाहर जॉब करवाई है, सो दैट वो यहाँ चेंज ला और पहले हम ये केसेस सुनते भी थे, मतलब ऐसी स्टोरीज भी हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कुछ को पैसे दे के जाओ, बोला कि भाई 3 साल सस्टेन करके आओ, 2 महीने के लिए करते हैं जो डायमंड में है, तो बिल्कुल करते हैं। तो वो बिल्कुल सही स्टोरी है और होना भी चाहिए। मेरे को लगता है जॉब करना MBA से ज़्यादा अच्छा है। किससे अच्छा है? MBA से ज़्यादा अच्छा, MBA से ज़्यादा अच्छा है। ओके, अभी आपने MBA वाली बात बोली, तो कल मैं एक एंटरप्रेन्योर से मिला था और अच्छा काम कर रहे हैं वो अपनी फील्ड में, मतलब वो लोग वुडन और ये फर्नीचर्स में हैं। तो उन्होंने मुझे यही MBA से रिलेटेड बात बताई कि, और जो अभी हम स्किल की बात कर रहे हैं, कि बोले मेरे यहाँ MBA जो हैं वो 15-20 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं, वहीं मेरे यहाँ जो स्किल वाला बंदा है जो हमारे फर्नीचर डिज़ाइन करता है, वो बोले उसकी 35 से 40 हज़ार सैलरी है। तो स्किल को लेके बहुत नेग्लिजेंस जो बढ़ता जा रहा है, या एक तो एजुकेशन सिस्टम में भी हम जो बोले वो मोर ओवर थियोरेटिकल होती जा रही है, स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसके कारण जो एक शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और फिर आप जो बोल रहे हैं कि यार अपनी प्रोसेसेस खुद सेट करो, अपने वो जो ट्यूटोरियल्स खुद बनाओ, अपने बच्चों को खुद ट्रेन करो, अपना जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स हमको ही डेवलप करना है। तो फिर अगर वैसे ही डेवलप करना है तो फिर वो जो एजुकेशन वाला क्राइटेरिया है उसको क्यों हम मान रहे हैं? नहीं, देखिए एजुकेशन वाला क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट। जिस बंदे ने बोला कि 15,000 की सैलरी और वो जो स्किल लेबर वो ज़्यादा ले रहा है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक, उसका कॉलेज कौन सा है, मतलब हो सकता है कि बहुत छोटे कॉलेज का बंदा हो तो हो सकता है 15,000 में शुरू कर दिया। दूसरी उसका डिग्री है, हो सकता है स्टार्टिंग उसने 15 में करी है, आगे जाके बढ़ जाएगा बिकॉज उसको कुछ स्किल्स मिली हैं। क्या होता है, हम लोग मैगी जनरेशन है, हमको हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए। तो जो 15,000 वाला बंदा आया ना, उसका तो ऐसी कोई भी स्किल बहुत डेवलप्ड स्किल नहीं थी। जो सॉफ्ट स्किल होगी, सेल्स हो गई, क्लाइंट सर्विसिंग हो गई, फाइनेंसेस हो गई, जो कुछ 2-3 साल में अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी, तब वो अच्छा कमा लेगा। ओके, और ये वाला बंदा बढ़ेगा पर एक लेवल पे आके रुक जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर इसने ही मेहनत करी तो सकता है कुछ और बड़ा कर सके। मेहनत हर जगह लगनी है। अब 2-3 तरह की मेहनत, या तो आप पहले पढ़ाई में अच्छी मेहनत करके अच्छा कॉलेज ले लो। अच्छा कॉलेज लोगे तो कॉलेज में फैकल्टी कम सिखाता है, आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा सिखाता है। ओके, तो आपका एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं इंदौर में बिजनेस, तो इंदौर में बिजनेस ऐसे क्यों चल रहे हैं, वापस यहाँ पे आऊँगा, लेकिन इंदौर में बिजनेस इसलिए चल रहे हैं कि हम आसपास वालों को देख रहे हैं वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं। आसपास हमारे इकोसिस्टम में सब वही, सुबह 9 बजे घुसना है, रात को 9 बजे निकलना है, दुकान पे खड़े रहना है, किसी भरोसा नहीं करना है, सिस्टम डालना है, 2 नंबर में धंधा करना है। तो वो देख के हम वैसे ही हो रहे हैं। अगर आप यहाँ की जगह अमेरिका होते, यूरोपियन कंट्रीज में होते, तो वहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वहाँ शाम को 6 के बाद काम नहीं होता, 5 डेज वर्किंग होती, 4 डेज वर्किंग होती, तो वो कल्चर वैसा होता। तो एनवायरनमेंट बहुत कुछ चेंज करता है। एक अच्छा कॉलेज अच्छा एनवायरनमेंट देगा, आपका आसपास का सर्कल अच्छा देगा। मतलब मैं आज भी लकी हूँ कि मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा रहा। मैं GSITS से इंजीनियरिंग करी है, तो बिकॉज ऑफ दैट शायद मैं उतना अच्छा ना सीख पाता जितना मैं वहाँ सीखा हूँ, बिकॉज ऑफ फैकल्टीज, बिकॉज ऑफ वहाँ की ट्रेनिंग्स और मेरे टीम मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मेरे क्लासमेट थे वो सबके सब बहुत मेहनती थे, तो मैं एक्स्ट्रा सीख के जा पाया। तो वो चीज़ है।
अच्छा, एक ये भी आपने बात करी कि आप GST-IT से हैं, और जो आज की जनरेशन डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, हम एक अलग ही जनरेशन के लोग हैं जो निकल चुकी है अब। निकल चुकी है। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना अडॉप्ट कर रही है क्या चीज़ों को? क्योंकि मैंने जितना अभी कॉलेजेस में भी मेरा बहुत बार जाना होता है, इंस्टीट्यूट में बहुत विजिट करता हूँ, वहाँ पर अटेंडेंस को लेके स्कीम चलाई जा रही है। हाँ, मतलब कि आप अटेंड करिए, इतने दिन क्लास आइए, इतना परसेंटेज अटेंडेंस का होगा तो आपको और ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये चीज़ें मिलेंगी। इसको लेके फिर क्या चीज़ें हैं सर? फिर वो बात है कि कॉलेज मतलब कॉलेज तो आज बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो शायद आपके टाइम इंफ्रा नहीं होगा, जो मेरे टाइम इंफ्रा नहीं था, उससे कई 10x इंफ्रा आज कॉलेजेस में है, एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं। कल्चर मतलब मैं एक मेरे सर थे पवार सर, वो मेरे को कुछ पढ़ाते थे। मैं कल्चर मतलब मैं बोलता हूँ फैकल्टीज़ का भी और कल्चर का बहुत हाथ है। मैं इस पे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, बिकॉज मैं भी जाता हूँ, मैं कुछ IIM में पढ़ा चुका हूँ, मैं इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ही मालूम है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कल्चर कैसा है। Okay. देखिए आप हमेशा मानना 80-20 का रूल तो रहेगा, 20% ही अच्छे लोग होंगे। अगर सबके सब अच्छे हो गए तो ख़राब कौन रहेगा? तो वो 20% अच्छे होंगे। तो जैसे मैं मेरे सर का बता रहा था कि उन्होंने मेरे को पूरा टॉपिक पढ़ाया पूरे सेमेस्टर में सॉरी। अब वो बीच में मिड टर्म टेस्ट आए हमारे, तो मैं पेपर दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैं फ्रंट बेंच पे बैठा हुआ था। मैंने पेपर में जो उन्होंने लिखा सब कुछ लिख के चलाया, उन्होंने मेरे को 0 मार्क्स दिए। तो मैं घबराते हुए गया, मैंने सर आपने जो पढ़ाया था वही तो लिख के दिया मैंने आपको, तो आप इसको 0 नंबर क्यों दिए? उनका इतना प्यारा आंसर था, उन्होंने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। बोले ये तो मैंने पढ़ाया था, तूने इसके बाद क्या सीखा? अगर तू इसके बाद एक लाइन और लिख देता तो मैं तेरे को पूरे नंबर दे देता। अच्छा। तू कॉपी पेस्ट करने आया था कि यहाँ पे वो रहे नहीं अब। और बिकॉज ऑफ दैट मेरे को उस दिन समझ में आया कि यार ये तो सर पढ़ा गए, या आगे पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है इसके। तो वही कहानी है कि जो कॉलेज अच्छे हैं, मतलब आप मैं नहीं बोलता IIT IIMs या NITs में यहाँ अटेंडेंस की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, है ना? और होंगे 20%, और फिर वही 20-80 वाला है। अगर 20% अच्छे मिलेंगे 80% खराब मिलेंगे। पर इसका सॉल्यूशन क्या है मुझे भी नॉलेज नहीं, पर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे कम हो जाए, कुछ टाइम उनका बिजनेस कम हो जाए, पर बाद में लॉन्ग टर्म में उन कॉलेजेस को भी ग्रोथ मिलेगी। जब भी आप पॉलिसीज ट्राई करोगे ना, रूल्स स्ट्रिक्ट करोगे, किसी भी कंपनी में करो, किसी कॉलेज में करो, इंस्टीट्यूट में करो, पहले थोड़ा डिप आएगा पर बाद में क्वालिटी अच्छी निकलने लगेगी। अच्छा, चले वापस बैक टू हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि उसी से लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम एक फेज़ ऑफ बिजनेस में काम किए 2013 से लेके 17-18 तक हम लोगों ने सर्विस इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पर अच्छा काम किया, अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम लोगों ने एक शिफ्ट किया कि भाई एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आ गए, कि देन अगेन वहाँ पर कंपटीशन है, और इंदौर का जैसा कि आप मार्केट जानते ही हैं कि भाई 15 वाली चीज़ को भी लोग 5 में शुरू कर देते हैं। शुरू किया भी तो उनको कितना आता है उसका कोई वो नहीं, एवोल्यूशन नहीं है। एंड देन अगेन क्लाइंट के पास जाओ तो क्लाइंट पैसे देखता है, क्वालिटी नहीं देखता। क्वालिटी क्या आ रही है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो जब ये हम लोगों ने एक शिफ्ट किया, आज उस शिफ्ट को हमारा लगभग 2-2.5 साल हो गया है, और ऑल टुगेदर हम प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं। अब जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं ग्रोथ के, कि लाइक माइंडेड टीम नहीं मिल पा रही है। तो लाइक माइंडेड जब टीम नहीं मिल रही है तो हम कैसे चीज़ों को अब आगे बढ़ाएं? एक तरीका तो आपने बताया कि भाई अपनी टीम, अपने लोग आपको खुद बिल्ड करना होंगे, ठीक है, वो भी कर लेंगे। देन अगेन रिसोर्सेज को लेके अभी इंदौर में पर्टिकुलरली, ठीक है, टीम तो ले आएंगे, मार्केट नहीं है वैसा। हमारे साथ दूसरा चैलेंजेस है कि ये भी है कि हम जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, हम कंटेंट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हैं या कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका भी इकोसिस्टम इंदौर में नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कई बार कि अब बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जल्दी हम लॉन्च कर देते हैं मार्केट को स्टडी किए बिना या डेवलप किए बिना? अब इसकी जिम्मेदारी भी क्या हमारी ही होगी कि हमको उसको डेवलप करना पड़ेगा मार्केट को? देखो, इंडियन बिजनेस ओनर की मतलब वो कोई भी हो, इंडियन बिजनेस ओनर कोई भी इंडस्ट्री में, हम लोग डेटा पे भरोसा ही नहीं करते। मतलब अगर मैं किसी भी कस्टमर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लूँ उसका आंसर ही नहीं होता। आपका एवरेज कस्टमर टिकट साइज़ क्या है, वो जो नंबर निकालेगा वो आपको मालूम ही नहीं है। आपका एवरेज रेफरल रेट क्या है, तो बोलता है रेफरल रेट क्या हुआ, कि आपके जो पुराने कस्टमर है कितने रेफरल्स आपको नए दे रहे हैं, उसका नंबर उसके पास नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे नंबर रखता हूँ कि आपका क्लाइंट का टर्निंग साइकिल, कन्वर्जन साइकिल कितना बड़ा है, कन्वर्जन रेट क्या है, बहुत सारे नंबर तो डेटा नहीं दिखते। और बिना डेटा आप जब भी कुछ भी चालू करोगे तो वो कहीं ना कहीं डूबेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को नाम कंपनी का याद नहीं आ रहा, पर जो पहली वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी आई थी, बिकॉज हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, उसको फंडिंग में मिली थी। जेड से नाम है, आप चेक कर लोगे, अच्छा खासा नाम है, US बेस्ड कंपनी थी, उसको फंडिंग मिली थी। सबने बोलता है नया टाइम है, सब कुछ नया चेंज हो जाएगा, ये बहुत बड़ा होगा, पर वो फेल हो गई। उसका जब यूट्यूब आया तो चल गया,
जब बाद में एनालिसिस की तो समझ में आया कि वो टाइम के पहले आ गए थे, बिकॉज उस टाइम ब्रॉडबैंड सिर्फ 20% जगह था यूएस में, और आपके ब्राउजर में अलग से प्लगइन डालने पड़ते थे वीडियो चलाने के लिए। जब यूट्यूब आया तो ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन 70% हो गया था और कोई अलग से प्लगइन डालना नहीं पड़ रहा था। तो दो बहुत बड़ी कहानियाँ हो गई। तो टाइम के पहले चीज़ें लाने के बाद भी परेशान होते हो। मेरा एक बहुत पुराना कोई क्लाइंट है, उन्होंने यहाँ पे हेल्दी, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए रेस्टोरेंट खोला था कि सब हेल्दी खाना मिलेगा यहाँ पर, कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्होंने खोला तो मैंने बॉस आप पहले हो पर यू नीड अ मार्केटिंग बजट। बोले आई हैव अ मार्केटिंग बजट फर्स्ट ईयर 20 लाख रुपीज़ में रुकूंगा नहीं। मैंने चलो तब भी कुछ तो हो जाएगा कि गाड़ी घूम जाएगी, 2-3 साल में मार्केट आ ही जाएगा। पर उन्होंने वो याद भूल गए थे कि उनको जनरेटर लगाना जरूरी, इतने बड़े रेस्टोरेंट में 20 लाख का जनरेटर लगा दिया, मार्केटिंग जीरो हो गई, मार्केटिंग नहीं हुई तो फिर खत्म हो गया। तो समय के पहले हमेशा दिक्कत होगी, ये गलती हमारी है। अच्छा, गलती मैं इसलिए भी बोलूँगा कि गलती मैं ऐसे इसको नहीं मान रहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी इंडस्ट्री में हमने देखे कि वो ओवर द पीरियड बनते आ रहे थे, जिनका रिटर्न उनको एडवांस मिला। अगर अब मैं आपकी बात मानूं कि यार कुछ प्रोडक्ट जल्दी आ जाते तो वो आपकी गलती है, लेकिन अगर उसका राइट टाइम सपोज 2 साल बाद आ रहा है और 2 साल बाद मैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने बैठूंगा तो मुझे अनदर 1 से 2 साल और लगेंगे, ये भी सही। तो मैं पीछे नहीं हो जाऊंगा फिर? नहीं, फिर मेरी बात समझो, गलती कब बोल रहा हूँ, जब आपको फंडिंग नहीं हो। अगर आप इससे इतना पैसा निकाल पा रहे हो कि सर्वाइव कर जा रहे हो, सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसा सर्वाइव करने के लिए निकाल जा रहे हो तो आप बहुत सही कर रहे हो। पर जनरली क्या होता है, लोग फंड्स गलत जगह यूज कर लेते हैं। नहीं, सर्वाइवल है, सर्वाइवल है तो फिर लगे रहो सर, मतलब आज से 5 साल बाद भी धंधा नहीं लगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं इस जो हमारे प्रोडक्ट को रिलेट कर पाता हूँ, मैं एक्चुअली ज़्यादातर रियलिस्टिक एग्जांपल, और आपने वो पढ़ने वाली बात बोली तो मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ। तो मैंने जोमेटो की बैक हिस्ट्री पढ़ रहा था। ऑलमोस्ट आज जिस जोमेटो को हम लोग जानते हैं उसको 16 साल लगे, और 16 साल तक वो लगे रहे तो तब लगे, अदरवाइज वो बीच में 5 साल 10 साल पे बोलते यार इसको ख़त्म करो, देयर इज़ नो स्कोप। सो हमें जोमेटो नहीं मिलता, हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रगल लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए कि बीच में अगर सर्वाइवल है। और सर देखो, ये मतलब हर बिजनेस ओनर की माइंडसेट बहुत अलग होता है, और जिसका बच्चा है वही समझ पाएगा, आगे बढ़ सकता है। डेफिनेटली आप हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और आपको दिख रहा है कि ग्रो हो सकता है तो कभी बंद मत करना। एक बुक है स्केलिंग अप, उसमें उन्होंने डेटा दिया है कि जितनी कंपनियां बहुत बड़ी हुई हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनका बड़ा होने का टाइम पीरियड 20 से 25 साल होता है। बड़ा होने का 20 से 25 साल लगता है। जनरली 25 साल उनका स्वीट स्पॉट है। तो बोले 25 साल लगते। हमारी दिक्कत है, हम 3 साल में रिजल्ट दिखना चाहते हैं। मैंने पहला वर्ड यूज़ किया मैगी जनरेशन। तो 25 साल का तो बहुत बड़े हो जाते हो, पर 25 साल तक आपको ग्रोथ दिख रही है, पहली चीज़। दूसरा हो सकता है आपको उस ग्रोथ के लिए थोड़े बहुत पाथ चेंज करने पड़े। कि आज आप यूट्यूब पे कल आपको लग रहा है कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी तरह से कर रहा है, कोई और नई चीज़ें ऐड करनी है, हमारे ऐप के अलावा वेबसाइट लेके आनी, तो आपको चीज़ें चेंज करते रहने पड़ेंगे। जोमेटो ने भी किया, मतलब उसके बिना कर नहीं पाता, पर आपको दिख रहा है जोमेटो मोस्टली वेब पे ज़्यादा था। तो यहाँ होना। दूसरी चीज़, अगर जो आपने मेरे को पहले बोला कि हम कैसे सस्टेन करें, क्या करें, मैं आपसे 2-3 चीज़ें बोलता हूँ कि मतलब बहुत बेसिक चीज़ होती है लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते। आपका विजन क्लियर रिटर्न में होना चाहिए, सारी टीम को बता देना चाहिए। आप 2 पार्टनर हो, आज एक काम करना, अगले 10 साल में क्या रेवेन्यू लोगे, आप दोनों के रोल क्या होंगे, क्या प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड क्या होंगे, आप चुपचाप अलग अलग बैठ के लिख के देखना। दोनों एक जैसा नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख पाओगे क्योंकि आज तक सेट नहीं किया। तो जब आपका मेरा विजन सेट नहीं है, इंक मैगजीन, मतलब एक एग्जांपल और देता हूँ, इंक मैगजीन बड़ा नाम है, 750 यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनका उन्होंने 750 सीईओ से बात करी, 750 कंपनी के सीईओ से, कि जो आपका विजन है, आपके सेकंड इन कमांड को पता है क्या, जो आपका गोल है सेकंड इन कमांड को पता है क्या? तो बोले हाँ पता है। तो ये लिस्टेड कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, लिस्टेड कंपनी यूएस के अंदर बहुत छोटा काम नहीं है। कितने लोगों को पता होगा नीचे वालों का, आप नंबर बताओ। 750 में, मतलब अगर वो सीईओ या ओनर है, उसके नीचे वाला जो बंदा डायरेक्टर या कोई भी बैठा, तो उसमें से कितने लोगों को पता होगा कि मेरे बॉस का विजन क्या है? कितने लोगों को पता होगा? तुक्का मारो। 8-10 लोगों, 8-10 कंपनी को, 1% से कम। तो आपका विजन अगर क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है, वो सेट करोगे और बार बार टीम को बताओगे, तो आप बढ़ जाओगे। लिंक्डइन के फाउंडर ने बोला, जिस दिन आप बोलना बंद करते हो उसके अगले दिन आपकी टीम सुनना शुरू करती है। तो हमको बोलना बंद नहीं करना, हम कहाँ जाना चाहते हैं, जो आपके मन में है ना, लिखा होना चाहिए, लिख दो कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, आपकी पूरी टीम साथ लग जाएगी। अच्छा, ये आपने जो एक मंत्र बनाया, ये डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हमारे टारगेट जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे और टीम को भी क्लियर नहीं होंगे, वो एक जर्नी साथ में नहीं चल पाएगी। जो दिख नहीं रहा उसको हिट कैसे करोगे? डेफिनेटली। अच्छा भैया, जब हम आगे बढ़ते गए जब प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। जैसे हम
प्रमोशंस प्रोडक्ट में ज़्यादा थे। लेकिन अब जब हम आगे बढ़े, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आए, तो हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी कि यार यहाँ पर भी हमें अनफोल्ड होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी से ही को रिलेट करता है। तो क्या ऐसे टाइम में उन चीज़ को अनफोल्ड करना चाहिए कि या वेट करना चाहिए, नहीं अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, नेक्स्ट 1 साल 2 साल और लेके अनफोल्ड करेंगे? जो जैसे मैं अपनी अगर बताऊं तो इंदौर टॉक हम लोगों ने अभी जो ऐप लॉन्च किया, अब ऐप बना है तो कंटेंट की डिमांड बहुत है, उस पर कंटेंट बहुत सारा अपलोड करना है। अब देन अगर क्रिएटर्स नहीं है तो आपने ठीक है उसका एक सॉल्यूशन बताया कि आपके क्रिएटर्स आपको खुद ही तैयार करना पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। क्रिएटर्स तैयार होंगे, देन अगेन अब उससे रिलेटेड है प्रोडक्शन है। अब इंदौर में एक पर्टिकुलरली ये सिस्टम बन रहा है या इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है कि जैसे बहुत से लोग जो अब थोड़ा सा स्टैब्लिश होगा इंडस्ट्री में, जो कुछ नॉलेज रखते हैं, वो अपना कंटेंट बनाने लगे हैं। देन अगेन अभी भी राइट मेंटरशिप उनको नहीं है कि भाई कंटेंट डिज़ाइन कैसे होता है, कंटेंट प्रोडक्शन कैसे होता है, एडिट क्या होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे हमने बाइफिकेशन कर रखा है कि फुल वीडियो हमारा यूट्यूब पे जाता है, रील्स हमारी इंस्टा पे जाती है, उसका एक ब्लॉग होता है जो हमारा लिंक्डइन पे जाता है, कि भाई ताकि रीडायरेक्टिंग हो सब जगह, हर जगह। लेकिन हर किसी को अभी ये पता नहीं है, तो प्रोडक्शन वर्टिकल हमारा उससे हमने कोरिलेट किया। तो ये क्या सही स्ट्रैटेजी है हमारे लिए कि हम इतने मल्टीफोल्ड में काम करते जाएं, या अभी सोलली हमें इंदौर टॉक ऐप या हमारा जो ओन कंटेंट है उसी पे फोकस रहना चाहिए? सर देखो, इसके लिए मैं सीधे बोलने में बड़ा दिक्कत होगी, बिकॉज रीज़न है कि मेरे पास नंबर्स नहीं है दोनों चीज़ों के। मैं जनरली बोलता हूँ कि अगर आपने विजन सेट किया होगा, उसमें बढ़ने में चाहिए साथ में, मतलब आपकी कोई वैल्यू कम नहीं हो रही, कंपनी की कुछ वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पहली कोर वैल्यू मेरी कंपनी की है, बिहेव लाइक अ बॉस, दिस इज़ योर कंपनी, बिहेव लाइक अ बॉस। बहुत सारी हो सकती हैं, इंटीग्रिटी, वो तुम बोला जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक छोटे पीरियड टाइम में कोई चीज़ चेक कर सकते हो, और वो चेक करने के बाद अगर वो सही चल रही है तो उसको ग्रो कर सकते हो। बट ट्रायल ले लो, अगर नहीं हुआ तो पीछे भेज सकते हो, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अरे सर, मतलब मैं आपको एक बहुत चीज़ बताता हूँ, अमेजॉन, फेसबुक ये देखते हो तो इनके 4 या 5 प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल है, पर इनके 2-2 हज़ार प्रोडक्ट फेल हैं। हाँ, मतलब अमेजॉन सबसे अभी AWS सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, पर उनका वो बाय प्रोडक्ट था कि चलेगा देखा जाएगा, जो बहुत अच्छे तो सारे बंद कर चल गया, और जो नहीं चल रहा था वो AWS मोस्ट प्रॉफिटेबल हो गया। तो कहानी ये कि ट्राई तो करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस होने का काम है रिस्क लेना, बट कैलकुलेट करके किस लिमिट तक जाना है, क्या करना है, इसके रिजल्ट क्या रहे हैं, अगेन डेटा ट्रैक करना पड़ेगा। नंबर सही दिख रहे हैं तो आप ले सकते हो, नहीं दिख रहा तो गलतियाँ। देखो, इंदौरी बिजनेस में फिर दिक्कत है, मेरे पास इंदौरी बिजनेस ओनर आते हैं तो उनको लगता है कुछ गलत हो गया तो। मैं एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ, मेरे को मैंने किसी को एक बुक दी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो बुक का नाम था गेटिंग थिंग्स डन, GTD। तो उनको बुक अच्छी लगी, बोले सर इस पर ट्रेनिंग करानी है। मैंने मैं इस पर ट्रेनिंग नहीं करूँगा, और ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला कि मैंने पता तो कर लिया, बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, ये ट्रेनिंग कर सकती है। तो मैंने दिक्कत क्या है, फिर आप मेरे को क्यों फ़ोन लगा रहे हो? तो बोले असल में वो बोल रहा है 15,000 पर पर्सन ट्रेनिंग में लेगा, जितने लोग बैठेंगे, मिनिमम 15 लोग चाहिए, 2.25 लाख हो गया, आने जाने का किराया देना पड़ेगा 2 ट्रेनर्स को, और होटल बुक करना पड़ेगा, 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। तो मैं 3-3.5 लाख से ऊपर कहाँ जा रहा है? बोले पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या है? बोले अगर मैंने ट्रेनिंग दी और ये बंदे चले गए तो डर। मैंने सर इससे बड़ी एक प्रॉब्लम है क्या? मैंने नहीं दी और रुक गए तो दोनों पंगे। तो हमारे यहाँ रिस्क लेने में डरते हैं, हमें लगता है मेरी गलती हो गई। मैं बोल रहा हूँ आप सीख गए, आप सिर्फ लिखो आपने क्या किया, कि अगली बार ये चीज़ नहीं गलती कर। हमारे यहाँ, मतलब मैं मेरी कंपनी बताता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिसी कि यू कैन डू मिस्टेक बट यू कांट रिपीट मिस्टेक्स। आप रिपीट मत करो, हर बार नई मिस्टेक करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। और बिना मिस्टेक के बना क्या है? अदरवाइज तो आप किसी को कॉपी कर रहे हो, तो मिस्टेक तो करनी है, आप भी करो और चेक करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने अभी पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो आप इतने लोगों को कोच कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंदौर के सिनेरियो में, या आपने हमें भी ऑब्जर्व किया होगा, अभी क्या वो पॉलिसीज़ पे हम चल रहे हैं, क्या वो SOPs हमने बना रखी है, या किन चीज़ों की एब्सेंस है? सेकंड, क्या वो चीज़ें बनना चाहिए इंदौर में और इंदौर के पर्टिकुलर बिजनेस ऑनर्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें हम भी इंक्लूड हैं? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, पहली बात, आप कोई से बिजनेस में हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, B2B हो, B2C हो, आप 2 ही जगह डील कर रहे हो, ह्यूमन और ह्यूमन। आप ह्यूमन को बेच रहे हो और ह्यूमन से काम करा रहे हो। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि आप जितना उसको ज़्यादा डिफाइन कर दोगे, काम कर पाएगा। पॉलिसी आपकी कंपनी का संविधान है, किसी देश का संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा। एक पॉलिसी भी 370 हटी थी, पॉलिसी थी ना, कितना कुछ चेंज आ गया कश्मीर में। तो अगर आप पॉलिसी की बात करते हो और पॉलिसी नहीं रखते हो तो आपकी कंपनी चलना खराब बात है। दूसरी कहानी, पॉलिसी दोनों तरफ फायदे की होनी चाहिए।
अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हो तो दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दोनों से बात होनी चाहिए कि यार जो ओनर है वो भी बात करे, बाकी टीम भी बात करे, एक पॉलिसी डिफाइन हो। जितनी आप पॉलिसी बनाओगे उतने डिसीजन कम लेने पड़ेंगे, ओके, और जितने डिसीजन कम लोगे उतना ग्रोथ पे दिमाग लगा पाओगे। हर बंदा जिसने कंपनी बड़ी करी है उसका पहला रूल है कि मैं दिन के डेली ऑपरेशन का 80% डिसीजन नहीं लेता हूँ। नहीं लेता हूँ। अगर आप डेली ऑपरेशन के 80% डिसीजन ले रहे हो तो आप बड़े डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी सिर्फ पॉलिसी बात करें, बाकी चीज़ों बात पे आएंगे। आपने देखा मार्क ज़करबर्ग हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट पहनता है, स्टीव जॉब हमेशा ब्लैक पहनते थे। क्यों? ताकि एक डिसीजन कम ले, और आप एक डिसीजन ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो डेली। क्यों लेना? ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद चीज़ें डेलीगेट करना आसान हो जाता है क्योंकि ये रूल्स हैं, फॉलो हैं, तो बंदे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आज आपको पता है लेफ्ट में चलना है, आपको पता है रेड सिग्नल पे रुकना है। क्यों? ये आपके देश की पॉलिसीज़ हैं, तो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को पता है कितने बजे आना है, कितने टाइम से लेट लगेगा, मुझे किसी इस पर ग्रोथ मिलेगी, इस पर नहीं मिलेगी, मेरे कल्चर में क्या खराब है क्या अच्छा है, तो आपके बहुत सारे पंगे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान की छोड़ दो, मतलब मैं फिर वो मैं नाम नहीं सकता, पर इंदौर के अंदर मैंने ऐसी कंपनीज देखी इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है और अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है। ओके, बाकी पॉलिसी छोड़ दो, मैं 500 पॉलिसी बता सकता हूँ, पर अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है, कस्टमर पॉलिसी नहीं है, पेमेंट पॉलिसी नहीं है। और लोग बोलते हैं पेमेंट नहीं आया। आपने रूल बनाया है क्या? रूल नहीं तो पेमेंट नहीं आएगा। अच्छा, इसका एक चैलेंज सबसे बड़ा मैं ये बताता हूँ ना कि Implement नहीं जैसे नहीं, इम्प्लीमेंट की बात नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि भाई कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। अब जब बीइंग अ फाउंडर या बीइंग अ CEO लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अपने आप को बोलना, जब वो कोई बंदा स्टार्ट करता है उसके बाद इतना नॉलेज ही नहीं होता कि वो सारी पॉलिसीज़ बनाए, और जो जैसे ही वो स्टार्ट करता है ना वो बिजनेस में लग जाता है। हाँ। मल्टीपल रोल्स उसको निभाने पड़ते हैं, मल्टीपल टास्क उसको कंप्लीट करने पड़ते हैं, एलोकेशन, भाई रिसोर्सेज भी ढूंढना है, फंड भी मैनेज करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिसीज़ बनाना भूल ही जाता है, या उसको किसी का गाइडेंस नहीं मिलता है। हाँ। उसको गाइडेंस कब मिलता है? या तो कोई थर्ड पर्सन उसको आके बोलता है यार देख मैंने ये लिया था, तो वही रेफरल, आप जो बात कर रहे हो कि रेफरल बिजनेस चलता है, तो ऐसे रेफरल सजेशंस या रेफरल ये भी चीज़ें चलती हैं। तब वो जाके उस चीज़ को सोचता है, फिर देन अगेन फिर अपने रूटीन में उलझ जाता है। हाँ, होता है ऐसा, कई बार होता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा कि भाई किसी ने मुझे बोला और मैं फिर 1 महीने तक लिंगर ऑन हो गई, चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि मैं अपने रूटीन में लग गया था। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो क्या ऐसी कोई इंदौर में अभी सर्विस है या कोई कंपनीज़ हैं जो पॉलिसी को बनाने में या पॉलिसी को ड्राइव करने में, जैसे मेरा अकाउंटिंग है, मैंने आउटसोर्स कर रखा है, ठीक है, कंपनी है वो पूरा मैनेज कर लेती है, लेकिन जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं वो ठीक है कंपनी को ही बनानी है, लेकिन कब बनानी है, टाइमली उसमें क्या रिविजन्स होने हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, अभी वो कैसे काम कर रही है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, जो आप नंबर्स और डेटास की बात कर रहे हैं उसको एनालिसिस करके, क्योंकि वो जब तक बोलेंगे ना एक पेज पे नहीं आएंगी, पॉलिसीज़ बन नहीं पाएंगी। तो एक जो बर्ड आई व्यू एक कोई कंपनी देख के, तो ऐसे कोई इंदौर में अभी कंपनीज़ हैं या जो मैनेज करती हैं ऐसी चीज़ों को? तो कंपनीज तो नहीं, बहुत सारे कंसल्टेंट होंगे। पहली बात तो मैं खुद ही करता हूँ, मतलब मेरे कोर्स में सब कुछ बनवाता हूँ। जो मेरा कोर्स वो 8 महीने का कोर्स है, अगर कोई आता है तो अलग बात है। तो कोर्स के अंदर हम पॉलिसी, विजन को 10 साल के गोल, 3 साल के गोल, प्रोसेसेस, रिपोर्टिंग, टारगेटिंग, हायरिंग सिस्टम सब सिखाते हैं। वो बहुत लंबा काम है, बट मुझे लगता है यहाँ तक जाने से पहले सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए। हमारे इंदौर की एक बहुत बड़ी कहानी, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। हाँ, और शायद मैंने भी मेरे शुरू के 7-8 साल ऐसे ही ख़राब किए हैं कि यार आई एम वेरी गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं, और मुझे कुछ अच्छे मेंटर मिले। सेम हमारे साथ है। हम अपने प्रोडक्ट को बनाने में अच्छे हैं, बिजनेस चलाने में अच्छे नहीं है। मतलब मेरे को भी कोई भाई साहब मिले थे, बोले यार मैं 50 साल का हूँ और पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, आप क्या सिखाओगे? मैंने आप सर 30 साल से बिजनेस कर रहे हो, बॉडी कितने साल से आपका? बोले 50 साल से। मैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? खुद ही से मैनेज कर लो ना, काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो? तो वही कहानी मुझे जो समझ में आया, मेरे बहुत सारे मेंटर हैं, मतलब 1 नहीं 4 5 7। हम लोग ना तो सीखने में पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं 3 जगह पैसा खर्च करने को हर बिजनेस ओनर को बोलता हूँ, एक खुद पे, एक आपकी टीम पे और एक आपकी मार्केटिंग पे। ये 3 ऐसी जगह है जहाँ से आपको 400% का रिटर्न मिलेगा, 400%। बाकी जब सके 20% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा। ना तो हम टीम के ऊपर खर्चा करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है सस्ता आदमी मिल जाए, सस्ता आदमी मिल जाए, अच्छा तो सोचते ही नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग नहीं हो सकती क्योंकि मार्केटिंग पैसा आज गया कल नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा खुद को कहाँ डेवलप कर रहे हो, ना आप कोई कोर्स कर रहे हो, ना आप बुक्स पढ़ रहे हो, ना कोई मेंटर रख रहे हो। मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मार्क ज़करबर्ग, हमने नाम लेते इसलिए बता रहा हूँ, मार्क ज़करबर्ग के 12 मेंटर हैं इस टाइम पे, 12,
मतलब वो गाइडेंस लेते हैं उनसे। 12 लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, आप एक से भी नहीं ले रहे हो। आप सोचो, और हमें लगता है कि वो अकेले बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं। यार अर्जुन के साथ भी कृष्ण थे, मतलब अर्जुन अकेले लड़ लेते क्या? पांडवों के साथ कृष्ण थे ना। तो हम क्यों दिमाग लगा रहे कि हमें कोई मेंटर नहीं चाहिए और कोई स्पेशलिस्ट मिल रहा हो। मैंने भी किसी से मेंटरिंग ली, मतलब उन्होंने 1 घंटे का सेशन लिया, 35,000 रुपीज़ लिए। ओके। तो लोगों ने बोला अरे तूने बहुत खर्चा किया। मैंने भाई वो 20 साल से वो काम कर रहा है, मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए थे, 35,000 रुपये में उसका 20 साल का एक्सपीरियंस निकाल रहा है हमें। मेरे को ये 20 साल का एक्सपीरियंस अगले 20 साल बाद मिलता। हमारी करेंसी गलत है। इंदौरियों की करेंसी पैसा है, मेरे लिए करेंसी समय है। मेरा जहाँ समय बचता है मैं वहाँ पैसा खर्च कर देता हूँ। इंदौरी जहाँ पैसा बचता है वहाँ समय खर्च कर देता है। तो जिस दिन उल्टा कर दोगे ना अपने आप बढ़ने लगोगे। नहीं, आपने ठीक बात बोली कि हम ये सीखने पे, मेंटरशिप पे, ट्रेनिंग सेशंस पे, इस पे इतना अभी बिलीव नहीं करते। शायद एक ये रीज़न भी है, ऐसे बिजनेस ट्रेनिंग सेशन हम लोग बहुत कम देखते हैं। होते भी तो विद इन दी कंपनीज ज़्यादा होते हैं। कंपनीज हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप मुंबई बेंगलोर का एंटरप्रेन्योर देखोगे तो वो टाइम टू टाइम एक के बाद कोई ना कोई कोचिंग, कोई ना कोई ट्रेनिंग में रहता है, अपने आप को डेवलप करता है। वो चीज़ें डेलीगेट करना सीखता है। हम लोग लगता है मैं ये पैसा बचा लूँगा तो एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, बात खत्म। तो वहाँ से हम ऊपर नहीं बढ़ पाते और हम परेशान होते हैं। क्योंकि ये पर्सनली ये प्रॉब्लम मैंने फेस की और मैंने भी कुछ कोचेज से, मतलब मैंने खैर ऑनलाइन ली है, ऑफलाइन तो नहीं ले पाया क्योंकि इंदौर में अभी मैं इतना किसी के कनेक्ट में नहीं था। तो ऑनलाइन मैंने बहुत सारी कोचिंग्स ली, बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेसेस समझी और फिर धीरे धीरे हम वहाँ से निकलना शुरू हुए। जो डेलीगेशन ऑफ वर्क आप बता रहे हैं कि हर चीज़ में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, कि भाई टीम को उतना हमें बनाना है कि वो खुद अपने डिसीजन ले ले। वो 80% ऑफ वो जो ऑपरेशनल डिसीजन उसका दिक्कत है। मतलब आपको बीच में रोक के बता रहा हूँ, देखो डिसीजन 4D ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं। मेरा एक मेथड है, बताता हूँ। पहला डू। जो आपने बोला बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले 1 से 3 साल आपको खुद को सारे काम करके देखना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हो। वो डू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना, कुछ नहीं होना। जो सेकेंड लेवल आएगा दैट इज डिसाइड, जिसमें हम सारे इंदौरी मर जाते हैं। डिसाइड मतलब आपने काम तो दे दिया पर आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी। तो जा चाय लेके आ, सर चाय नहीं मिल रही, अगली दुकान पर जा, सर यहाँ गर्म नहीं, अगली बाजार ठंडी है, सर अब मिल गई, अब कहाँ लाऊं, सर कांच में लाऊं, ग्लास में लाऊं या कप में लेके आऊं। तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड तो कर लिया। तो आपने टास्क रैबिट बोलता हूँ इसको मैं, बार बार जाके काम करता है, बार बार करके आता है, हर बार आपसे पूछने आ रहा है। आपको क्या लग रहा है मैंने सारा काम दे रखा है, पर आपने कुछ नहीं दे रखा, आपने तो खुद को फंसा रखा है, क्योंकि आप उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो वो आपके केबीसी में अमिताभ वो है, ठीक है। तीसरा लेवल आता है डेलीगेशन, जब आप टास्क और अथॉरिटी दोनों डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये वर्ड बहुत जगह मिलेगा आपको, ठीक है। और चौथा आता है डिज़ाइन, जिस पर हर बिजनेस ओनर को बैठना चाहिए। यू शुड बी अ क्रिएटर, नया क्या डिज़ाइन करना है उस पर प्लान करो आप। तो डू, डिसाइड, बाहर आओ, डेलीगेट, काम डेलीगेट कर दो। जब आप फ्री हो गए, काम डेलीगेट कैसे करना ताकि आपके पास क्वेश्चन ना आए, तो डेली ऑपरेशन से बाहर हो गए। उसके बाद आपको बाहर निकलना और चौथे लेवल पे आकर बात करोगे डिज़ाइन, कि मैं नया क्या डिज़ाइन करूँ कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए। ओके, तो वो डिज़ाइन का रूल है। ओके, ये तो अपना विद इन दी ऑफिसेज वाली बात हो गई, और विद इन इंटरनल जो हमको टीम में और पर्सनल चेंजेस जो लाने। अभी जब हम एक कोई नए प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इकोसिस्टम तो दिखता है बनता हुआ कि यार ये बन रहा है, इस चीज़ की डिमांड आने वाले 1-2 साल में आने वाली है। लेकिन मार्केट में अभी भी, जैसे आपने इंदौर की स्पेशली बात की, कि हमारे यहाँ एक तो टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ इनोवेशन को, हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती हैं ना, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। दो इंदौर इज़ अ टेस्ट मार्केट, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें टेस्ट बाहर वाले आके चेक करते हैं, बाहर वाले आके चेक करते हैं, लेकिन हमारे अंदर विद इन द सिटी ये नहीं होता। तो जब ऐसी क्राइसिस या ऐसी प्रॉब्लम्स कोई एक एंटरप्रेन्योर या कोई एक फाउंडर या कोई एक बिजनेस ओनर फेस करता है, तो उसको क्या चीज़ें कंसिड्रेशन में लेना चाहिए? क्योंकि वो तो ठीक है, लगा है, अपनी जी जान से लगा है और उसको पता भी है कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन मार्केट को बनाना तो पड़ता है ना। तो उसको क्या वो फैक्टर कंसीडर करना चाहिए, या क्या वो मार्केट ड्रिवन प्रोसेसेस लेके आना चाहिए कि उसका मार्केट जो शायद 2 साल 3 साल में बनने वाला था, वो 1 साल 1.5 साल में बन जाए? सर देखो, अगर आप मार्केट ग्रोथ की बात कर रहे हो, मार्केट ग्रोथ की बात करूँगा तो इंदौर वाले जो हम लोग के स्मॉल मीडियम बिजनेस की बात करता हूँ, तो हम लोगों का 60% बिजनेस एग्जिस्टिंग कस्टमर से चलता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट सर्विसिंग बहुत अच्छी कर लो, कस्टमर सर्विस अच्छी कर लो। अगर आपका क्लाइंट सर्विसिंग अच्छी हुई तो आपको रिपीट बिजनेस आएगा, अपसेल क्रॉस सेल कर सकते हो, और रेफरल्स आएंगे। 3 जगह से धंधा आ सकता है। तो आपका 60-70% बिजनेस बढ़ा सकते हो। कुछ नहीं तो इसकी प्रोसेसेस बना लो। और मैं बोलता हूँ, जब क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की है तो देयर शुड बी अ वाव एक्सपीरियंस। अगर आपने उस टाइम वाव फील करवा दिया उसको, तो आपको याद रखेगा। क्योंकि आपके से 50 और होंगे जो भी बिजनेस कर रहा हो, जिसके लिए बात कर रहे हो, पर आपका एक्सपीरियंस वो हमेशा याद रखेगा। फिर एक पीक एक्सपीरियंस है बीच पूरी प्रोसेस में कहीं, और एक एंड में वाव एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप उससे रेफरल मांग सकते हो। हम मांगते भी नहीं है, इंदौरी ऐसा चलता है।
कि आ गया तो ठीक, आप एक बार मांगो। मेरे एक कोर्स की बात बताता हूँ। मेरे कोर्स में एक आपकी इंडस्ट्री से एक बच्चा था, स्टूडेंट था, तो उन्होंने है ना ये किया कि कोर्स के बाद क्लाइंट सर्विसिंग वाला काम हुआ, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कॉल लगाना स्टार्ट किया। पहले क्लाइंट ने रेफरल दिया, यूएस का क्लाइंट मिला, क्लोज किया, पहली डील $1000 पर मंथ सर्विस चार्ज से क्लाइंट शुरू हो गया। ओके तो क्लाइंट सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हम लोग जितना सेल्स पे दिमाग लगा रहे हैं उतना क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर पे लगाना चाहिए। मैं उसको कस्टमर सक्सेस मैनेजर बोलता हूँ, जो कस्टमर के तरफ से आपसे बात करेगा। ओके वो आपसे पेमेंट भी निकाल लेगा, क्योंकि आप मांगोगे नहीं देगा, अकाउंटेंट मांगेगा नहीं देगा, वो दे देगा। वो रेफरल भी निकाल लेगा। आप टारगेट सकते हो कि साल में 2 रेफरल से निकालना है, या इतने कस्टमर से इतने % रेफरल निकालना है। वो अपसेल क्रॉस सेल भी कर ले, कस्टमर से रिलेशन बने हो, सर ये माल भी ले लो। तो अगर आप कुछ भी नहीं करो तो क्लाइंट सर्विसिंग अच्छी कर लो, आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। ओके दूसरा तरीका बता देता हूँ, आपके लीड नर्चरिंग ऑप्शन होना चाहिए। ओके हम लोग कोई भी CRM यूज़ नहीं करते हैं, हाँ, अधिकतर नहीं करते हैं, कोई नहीं करता कोई नहीं करता। है ना। मैं मान के चलूँ 99% नहीं कर रहे, हम मान के चल रहे हैं। हम लोग टेक को लेके टेक थोड़ा को सा लेते मैंने हैं। बताया वो एक तो खर्चा वही। मानते हैं हम। तो मुझे लगता है, देखिए, अगर आपका 100 का मार्केट है तो 3% ऐसे हैं जो आपसे लेने के लिए तैयार हैं, वह तो आपसे लेंगे, आपके कॉम्पिटिटर से लेंगे। ये 3% कस्टमर होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 1 पेज मार्केटिंग प्लान बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसका बहुत जगह मैंने पढ़ा तो सेम मिला। 3% वो है जो आपसे हाथों हाथ ले रहे हैं। ओके 7% वो है जो आपका सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं। मतलब आपके कॉम्पिटिटर वाले 3% है, 7% है कि यार ये चीज़ लूँ या कुछ और ले लूँ। मतलब मॉड्यूलर फर्नीचर लूँ, आपने बोला फर्नीचर वाला, या मैं बैठ के बनवा लूँ, वो इस तरह की कहानी हो गई है। ठीक है। 30% जो फ्यूचर में लेंगे, आज नहीं ले रहे, फ्यूचर में लेंगे, और बच्चे 60% कभी नहीं लेंगे। तो आप लड़ रहे हो 3% पे, आपका मार्केट पूरा का पूरा 37% खाली है, 12 गुना खाली है। तो अगर आप लीड नर्चरिंग वाला ऑप्शन ले लें, उसमें ऑटोमेशन होगा, उसमें CRM होगा, उसमें व्हाट्सएप होगा, उसमें क्लाइंट को एजुकेट करना होगा, ये लंबा काम होता है। पर इसके कारण क्या होगा, आपको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और कॉस्ट कम लगेगी। हम दोनों डिजिटल में हैं, हम दोनों ने डिजिटल मार्केटिंग देखा है। अगर एक लीड को जनरेट करने की कॉस्ट 500 रुपये है, तो लीड को नर्चर करने की कॉस्ट 2 रुपये महीना भी नहीं आती है। ओके तो अगर आप जनरेट कर दे रहे हो, सारी लीड कन्वर्ट नहीं हो रही है, आप डेटा रखो और नर्चर करते रहो, धीरे धीरे फ्यूचर में कुछ लीड कन्वर्ट होंगी। आप कम्युनिटी बनाओ, फ्री मटेरियल दो, आप ई-बुक दो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये 2 तरीके से आप बहुत जल्दी मार्केट ग्रो कर सकते हो। बाकी फिर बाकी तरीके, पर ये 2 बहुत अच्छे तरीके। मतलब वी नीड टू एजुकेट आवर कस्टमर्स, जो अभी, क्योंकि अब मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉब्लम्स हमें पता है, सॉल्यूशन हमने बना लिए हैं, लेकिन अभी भी वो कस्टमर के माइंडसेट में ना प्रॉब्लम है, ना सॉल्यूशन तो हमारे पास है, ना सॉल्यूशंस हैं। तो वी नीड टू एजुकेट आवर कस्टमर अगली स्टेज तक जाने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग स्टेज पे होगा। तो हम उसको एजुकेट करोगे कि आपके पास, जैसे अभी ओडू, हम लोग CRM की बात कर रहे हैं, ओडू सिटी वाइज सेशन करवा रहा है। हाँ, बहुत फिजिकल सेशन करवा रहा है, क्योंकि लोग एजुकेट होकर CRM यूज कैसे होता है। तो वो बोल रहा है खरीदो नहीं खरीदो, आओ तो सही। और वो आज नहीं, 6 महीने बाद लोग खरीदेंगे, साल भर बाद खरीदेंगे, फिर समझ में आएगा CRM जरूरी है। तो वो वाली कहानी है। मतलब ही इज बिल्डिंग हिज ओन इकोसिस्टम बाय एजुकेटिंग द पीपल इन मार्केट। दैट्स द ओनली थिंग। इफ यू एजुकेट योर कस्टमर, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और सेल के पहले ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ओके विदाउट ट्रस्ट कौन खरीदेगा आपसे? ट्रस्ट हो गया तो आप ब्रांड बन गए, आपकी सेल हो जाएगी। अच्छा भैया, अभी 1-2 चीज़ें और मैं जो इंदौर में पर्टिकुलरली देख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपने अभी टेक्नोलॉजी जो CRM यूजेस की बात की, ये इंदौर में आज भी टेक्नोलॉजी को लोग इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, खर्चा मानते हैं। खर्चा मानते हैं। और हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते भी है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद करते तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड, एक सबसे बड़ा मैं चैलेंज देखता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, एक नेटवर्किंग को लेके एक बड़ा सा, मतलब वो बताया गया कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, वो बताया गया है। लेकिन अभी इंदौर में पर्टिकुलरली मैं 2 तरह की नेटवर्किंग देखता हूँ। एक जो वर्चुअल नेटवर्किंग होती है, जहाँ पर आपको अपने बारे में लिंक्डइन पे या इधर उधर प्लेटफॉर्म पे लिखना होता है, अच्छा बताना होता है, बहुत सारे फोटोज़ डालने होते हैं, बहुत सारे इवेंट अटेंड कर रहे हैं आप, उनकी एक्चुअली न्यूज़ रिपोर्टिंग करना होती है कि आपने ये किया है। और दूसरी नेटवर्किंग जैसे कोर एक BNI में हो रही है, या जो अलग अलग विद इन द कम्युनिटी होती है। तो क्या वो सही तरीके हैं? एक जो कोर फिजिकल नेटवर्किंग हो रही है उस पे जाना चाहिए, क्योंकि टाइम दोनों जगह अगर जा रहा है तो फिर काम इफेक्ट होता है। या तो हम फिजिकल नेटवर्किंग करेंगे या तो हम डिजिटल करेंगे, तो किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, डिजिटल को या फिजिकल को? मैं आज भी बोलूँगा फिजिकल को। इसका रीज़न समझना, डिजिटल, इंदौर के अंदर डिजिटल देख के आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका B2C बिजनेस है, वो इंस्टा पे रील डाल रहे हैं, नॉट लिंक्डइन, और वहाँ एजुकेट कर रहे हैं। मतलब मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हो, वहाँ से कर रहे हो, नेटवर्किंग नहीं हुआ। वो पहली बात होगी कंटेंट मार्केटिंग, कि मैं एजुकेट कर रहा हूँ, कस्टमर आ रहा है। यहाँ अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर क्लोज करना है, इंदौरी आज भी फील एंड टच चाहता है।
कि मिल के बात हो जाए। मिल के बात तो मिल के बात हो जाए तो अगर बोलेगा तो वहाँ बात करके आप पे ट्रस्ट आ जाएगा कुछ टाइम में। पहले विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी के बाद क्रेडिबिलिटी आएगी और वो प्रॉफिटेबिलिटी बनेगा। ये BNI का ही फंडा है। तो आप विजिबल होना तो काम हो जाएगा, वहाँ से फोटो मिल जाएंगे और डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं। पर जितनी जगह आप नेटवर्क कर सकते हो, और नेटवर्क में हमेशा ये मत देख के जाओ कि मुझे धंधा मिलेगा। नेटवर्क में जो मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं नए लोगों से क्या मिल सकता हूँ, मैं कुछ लोगों का मेरा नया ग्रुप बना सकता हूँ। क्योंकि मैंने फिर बोला ना, आपका एनवायरनमेंट आपको चेंज करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप क्या बनने वाले हो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आपके आसपास सबसे ज़्यादा 5 लोग कौन से रहते हैं। तो जब से मैं नेटवर्क में गया हूँ तो एक बेनिफिट हुआ, मेरी टीम के अलावा बिजनेस ओनर से मिलने लगा जिनके टर्नओवर 500-1000 करोड़ के भी थे। तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि यार बिजनेस करने का तरीका अलग है। ओके। मतलब मैं जिस बंदे से पहली बार मिला था, उन्होंने मेरे को 2012 में बोला था कि तू गलत काम कर रहा है, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। हाँ, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड ही मैं भी यही लिखता था, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज तू खुद काम कर रहा है, तेरे लिए पैसा और तेरी टीम काम नहीं कर रही, तो यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। मेरे को ये चीज़ 6 साल बाद समझ में आई जब मैं 4-6 लोगों से और मिला। मैंने 2018 में उनको सॉरी बोला है कि यार उस दिन मैं समझ नहीं पाया था आप क्या बोल रहे हो। अब मेरे लिए मेरी टीम काम कर रही है, मेरी टीम भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, काम सही चल रहा है। तो वो ये होता है कि कोई हमें समझाना चाहता है और हमें उस लेवल से देखता है कि यार ही हैज़ द पोटेंशियल, बट ये कहीं ना कहीं अपना टाइम इधर उधर निकाल रहा है, तो वो हमें बताते हैं। हाँ, पर उस टाइम शायद हमें समझ नहीं आती कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। समझिए, हम समझना चाहते नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ 1 लीटर की बॉटल है आपके पास, उसमें आप कितना पानी भर सकते हो? 1 लीटर जितनी खाली है। इंदौरी पहले ही भरा हुआ है। तो जब वो भरा हुआ है तो मैंने कोई नहीं भर सकता, शायद मैं ही पहले भरा हुआ था। पर एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एनवायरनमेंट बार बार करना पड़ेगा। मैं सबसे ख़राब था टाइम मैनेजमेंट में। मतलब आज मेरा रिकॉर्ड है, मैं कहीं भी लेट नहीं जाता, मैं जब बोलता हूँ तब पहुँचता हूँ, सब कहानी है। पर उसके लिए शायद मैंने 15 बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, टाइम क्योंकि बार बार चीज़ें भूल जाता हूँ। फिर टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी समझ में आया, फोकस समझ में आया, तो मैंने अपने आप को बहुत कुछ चेंज किया। तो वो एनवायरनमेंट मेरे आसपास रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग या ऐसा नॉलेज जो मेरे को बार बार चेंज करे। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना कि एक कोर्स किया, एक बुक पढ़ी, अगली बुक पढ़ लो। मैं बहुत बार लोग बोलते हैं कि एक टॉपिक पे 20 बुक पढ़नी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि वो इतने अंदर तक चली जाती है, आपका DNA चेंज कर देती है, तो आपका सोच चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप बुक्स की बहुत बात कर रहे हैं और अभी एक डिजिटल एरा है, लोग बुक्स पढ़ना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बुक्स पढ़ने से पर्टिकुलरली मैंने क्योंकि शुरू की है बुक्स पढ़ना, मैं पढ़ता रहता हूँ, पीछे भी बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं। तो बुक्स पढ़ने के क्या वो इफेक्ट होते हैं जो डिजिटली आपको नहीं मिल पाते हैं? मतलब आप पर्सनल लाइफ में अभी बहुत सारी बुक रीडिंग कर रहे हैं। मैं क्लब चलाता हूँ, मेरे पास करीबन 200 बिजनेस ओनर हैं जो बुक रीडिंग करते हैं। उसमें क्या वो उससे क्या फ़ायदा होता है? मतलब क्या बेनिफिट होते हैं जो शायद डिजिटल पे कंटेंट कंज्यूम करने से या किसी की डॉक्यूमेंट्री देखने से नहीं होता हो? डीप फोकस एक वर्ड होता है। डीप फोकस कि जब आप डीप फोकस कर रहे हो, किसी पे दिमाग लगा रहे हो, तो बहुत काम होता है। ये फोकस हम लोग भूल चुके हैं। आज हम डिस्ट्रैक्ट 8 सेकंड में हो जाते हैं। पहला चीज़, आपका फोकस बढ़ता है। जब तक आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा तब तक आप अच्छे आइडिया निकाल नहीं पाओगे। आजकल इंस्टा में भी हर रील 3 सेकंड 4 सेकंड में आगे बढ़ा देता है, पूरी देख ली तो 1 मिनट की देख नहीं होल्ड करते, है ना। तो वो जो फोकस हमारा चला गया, हम बोलते हैं आज हमारा फोकस एक गोल्ड फिश से भी कम है, उसका 8 सेकंड होता है, हमारा 8 सेकंड से भी कम है। तो पहली चीज़ तो आपका फोकस बढ़ना स्टार्ट होता है। आज की तारीख में 3 लोग पैसा कमा सकते हैं। एक जिसका पहले से पैसा है तो जब बाकी बिजनेस में लगा के पैसा निकाल लेता है। दूसरा जिसको भगवान ने कोई बहुत अच्छी क्रिएटिव स्किल दे रखी है, बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा वो है कि कुछ देख सकता। तीसरा जो अपनी स्किल्स को डेवलप करता रहे बार बार, और स्किल डेवलप करने के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम जब बिका था शायद 13 लोगों की टीम थी। जब व्हाट्सएप बिका 19 बिलियन डॉलर में 40 लोगों की टीम थी। उसकी रिसेप्शनिस्ट बैठ के फरारी का कलर चूज़ कर रही थी। अच्छा, सोच सकते हो आप। और 19 बिलियन डॉलर बिका। तो कहानी ये है कि ये फोकस वर्क है। तो फोकस पहली चीज़ है। दूसरा, आप बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंड के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो पता चली तब से मालूम पड़ा कि आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हो। ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन की इमेजिनेशन, आइडिएशन मिलता है। तीसरा, आपकी गाड़ी में जो चीज़ डालोगे वैसा खाना निकलेगा। लोग बोलते हैं यार मैंने अभी बुक पढ़ी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर वो बुक्स पढ़ने के बाद आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हो। और जो आज आपने मार्केटिंग सेल्स पे बुक पढ़ी है, उससे हो सकता है साल भर, 2 साल और 5 साल बाद कोई नया आइडिया निकला, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कुछ फ्यूल दिया है जो आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है। 3 चीज़ें। चौथा, जो चीज़ आपको नॉलेज नहीं है, जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। भाई मैं बिल गेट्स से कभी नहीं मिला, पर मैं बिल गेट्स की बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है बिल गेट्स क्या बोलना चाहते हैं, उनकी सोच कैसी थी। बिल गेट्स हो गया, आप बोलते हैं स्टीव जॉब हो गए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, वो क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, वो मेरे को वहाँ से मालूम पड़ा कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उनसे मालूम पड़ा। तो पहली चीज़ होगी फोकस। दूसरा हो गया आपका ब्रेन का डेवलपमेंट।
ठीक है, आपके तीसरा हो गया कि सोचने का तरीका चेंज, और चौथा जो नॉलेज है वो कहीं नहीं मिल सकता, आज भी किताब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो में आपका ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता, ये बहुत जगह चेक कर चुका होगा, मैं बाकी जगह नहीं बोलना चाहूँगा, जैसे बोलते हैं ना ये वो, आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, पर आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, हाँ नहीं होते हैं, तो आपका ब्रेन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, पर बुक में आपका ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, हमें वो रीड करना पड़ रहा है, तो आप सोच भी रहे हो, साथ में प्रोसेस हो रहा है, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, इसलिए बुक पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में 3 मुश्किल काम है, खाने पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, दूसरा बुक पढ़ना, तीसरा वर्कआउट करना। आप दूसरा काम कर रहे हो, और अगर आप साल की 1-2 बुक भी पढ़ रहे हो तो दुनिया के 1% लोगों में हो। ओके, अच्छा, आप बुक्स की इतनी बात कर रहे हो, तो अभी कौन कौन सी टाइप्स की बुक, जैसे अगर किसी एक स्टार्ट करने जा रहा है बिजनेस, जो अगर कोई लिसनर इसको सुन रहा है, तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? सेकंड, एक फाउंडर जो अपनी स्ट्रगल फेज में है, जो भयंकर स्ट्रगल कर रहा है, उसे कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? टीममेट्स, ताकि वो फाउंडर अपने टीममेट्स को भी सजेस्ट कर पाए कि कैसे एक टीम यूनाइट होकर काम करती है, परफॉर्म करती है कॉमन गोल के लिए, उन्हें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले कोई भी बंदा हो, अगर आप पहली बार बुक पढ़ रहे हो तो पहला रूल है छोटी बुक पढ़ो, विद चैप्टर वाली पढ़ो। ओके, कि 2-2, 4-4 पेज के अंदर चैप्टर खत्म हो रहा है, ताकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आए कि एक चैप्टर खत्म हो गया, तो आप बोर नहीं होगे। आपने जिंदगी में कोई बुक नहीं पढ़ी और मैं उठा के बोलूँ द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड पढ़ लो, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको बुक वैसी पढ़नी है जो बहुत छोटी और छोटे छोटे चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बुक वो पढ़ो जो आपको चैलेंज है। ओके, एज ए इंडियन बिजनेस ओनर, एज ए इंदौर बिजनेस ओनर, मैं बोलता हूँ सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फोकस, प्रोडक्टिविटी, इन पे बुक पढ़ो। ओके, जैसे डू इट टुडे बहुत छोटी सी बुक है, ईट दैट फ्रॉग बहुत छोटी सी बुक है, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर एक बुक है, शायद प्रोक्रास्टिनेशन पिरामिड है, बहुत छोटी सी बुक है, एन नंबर ऑफ बुक है, मैंने बहुत सारी बुक से और सिर्फ भी पढ़ी है। तो ये छोटी छोटी बुक है और ये आपका टाइम मैनेजमेंट सही कर देती है। जब टाइम सही हो गया तो बाकी चीज़ें हो गई। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस के लिए मैं कुछ बुक्स के नाम दे रहा हूँ जो इतनी शानदार बुक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक बुक है द गोल, हर बिजनेस ओनर को पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहानी जैसे चल रही है, एक स्टोरी चल रही है एक बिजनेस की, तो आपको समझ में आएगा प्रोसेस कैसे चलती है। बिल्ट टू सेल, एक बिजनेस ओनर की फिर कहानी, ये कहानियाँ, क्योंकि स्टोरी जल्दी समझ पाते हो आप। जब ये 2 इस टाइप की बुक पढ़ लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। टीम के लिए द 5 डिसफंक्शन ऑफ टीम के ऊपर बात हो रही है कि भैया उसमें भी अगेन वही कहानी है कि आप एक टीम की कहानी चल रही है, मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये स्टोरी चल रही तो आप कनेक्ट कर पाओगे, काम हो पाओगे, इंगेजिंग हो गई। इसके बाद अगर ऊपर जा रहे हो तो एक ट्रैक्शन बहुत खतरनाक बुक है जो बोलता हूँ पढ़ना चाहिए। स्केलिंग अप बहुत अच्छी बुक है। बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप 2.0 बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद अगर कल्चर कोड टीम पे बहुत अच्छी बुक है। टीम के ऊपर तो बहुत सारी बुक है, मेरे को एकदम बोला तो मेरे को याद नहीं आ पा रही, पर हाँ बिजनेस वाले बहुत एकदम से आगे। एक द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग बहुत अच्छी बुक है। मतलब ऐसे बहुत सारी बुक हैं। 0 to 1 बुक बहुत अच्छी बुक है जो आपको समझाएगी कि बुक चलना नहीं कैसे। पर इसके बाद अब देखो बात करते करते याद आई एक बुक है द रीवर्क है ना, रीवर्क बुक का नाम है। मैं बोलता हूँ हर बिजनेस ओनर को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें पता है एक एक पेज की कहानी और आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस में क्या नहीं करना। बहुत शानदार बुक है, आप वो पढ़ सकते हो। तो बहुत अलग अलग है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड द राइट बुक। बस वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, चलो बुक से तो हम लोग हमारी थॉट्स को चेंज कर लेंगे। अभी जो सेकंड चीज़ें अभी आपने जो बताई कि इंदौर में पर्टिकुलरली और हमारी लाइफ में पर्टिकुलरली टाइम की जो इंपॉर्टेंस है घटती जा रही है। मतलब एक वो पंक्चुअलिटी वाला तो एक नेक्स्ट सीन है कि भाई पंक्चुअलिटी तो अलग चीज़ है, टाइम को लेके मैनेजमेंट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो छोटी टिप ट्रिक्स होनी चाहिए? जैसे मुझे भी कई बार चैलेंजेस होते हैं टाइम मैनेज करने में, क्योंकि कई बार हम क्लाइंट मीट्स पे जाते हैं तो हम तो ऑन टाइम हैं, लेकिन क्लाइंट का डिले, तो वही मीटिंग्स लाइन अप रहती है। और इंदौर में पर्टिकुलरली ये सिनेरियो हो गया, 2-3 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं पाती ट्रैफिक के कारण। तो टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हम क्लाइंट को कुछ नहीं बोल सकते, भले ही हम टाइम लिए, अगर वो लेटे तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है और हम वहाँ से जा भी नहीं सकते। तो क्या वो एक पोलाइट तरीका हो सकता है कि हम निकल भी जाएं, क्योंकि अगर नेक्स्ट मीटिंग लेट होनी है उनसे, पूरा शेड्यूल ही फिर रीशेड्यूल करना पड़ता है। नहीं देखिए, मतलब अगर आप 1-2 बार ऐसा कर देंगे पोलाइटली कि सर मेरी अगली मीटिंग थी और मैं लेट हो रहा हूँ, हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप सही टाइम बताइएगा क्या होगा, तो आदमी मानेगा। मतलब मैं आपकी जगह रहा हूँ, मैं माना अब मैं क्लाइंट से मिलने नहीं जाता, सब कुछ नहीं करता, पर जिस समय था तब भी मेरा बेसिक रूल था, जो क्लाइंट ने टाइम दिया उसके 15 मिनट पहले पहुँचो, और अगर 15 मिनट तक क्लाइंट नहीं मिल पाए तो उठ के चले जाओ, नेक्स्ट टाइम बता देना कब आना तब आऊँगा, सो दैट मेरा टाइम खराब ना हो। ये तो मैं आपको पहला रूल बोल रहा हूँ। अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो बाकी काम हो जाएगा। एक टाइम मैं वियना एयरपोर्ट पर था और मुझे आइकिया की ऑपरेशन हेड मिल गई, शी वॉज जर्मन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब तक मेरा कॉन्सेप्ट था इंडियन बहुत मेहनत करते हैं कि आप इंडिया को संभाल रहे हो, कितना अच्छा कर रहे होगे। वो बंदी परेशान थी इंडियन से, बिकॉज हम टाइम की वैल्यू नहीं करते। बोले आप लोग हर थोड़ी देर में तो आप बात करने में लग जाते हो,
आते लेट हो। और उसने एग्जैक्ट वर्ड बोला जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती। बोले यू टेक एटलीस्ट 4 to 5 चाय सुट्टा ब्रेक। बोले हम जर्मन कभी नहीं लेते। सेकंड थिंग, लंच के आधे घंटे पहले से काम बंद कर देते हो, लंच के आधे घंटे बाद तक काम नहीं करते हो, और बिकॉज ऑफ दैट तुम बाद में रुकते हो, और वो रुकते तो मुझे रुकना पड़ता है, और उनको लग रहा है हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो उनके टाइम पे काम खत्म कर घर पहुंच जाते हैं। हम लोग बाद में रुकना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। आपको बहुत अजीब लगेगा, मेरी किसी भी कंपनी के अंदर कोई बंदा टाइम के बाद रुकेगा तो हम उसे पूछते हैं भाई दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरे ऑफिस नहीं चलना चाहिए। अगर 7 है 7, 6 है 6, इसके बाद ऑफिस नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। ये सिंपल सा रूल है। अब आपने मेरे से दूसरी चीज़ बोले टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। 3 बहुत अच्छी टेक्निक देता हूँ जो बहुत शानदार है, जो मैं समझता हूँ। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ कि मैं हर शाम को अगले दिन की टास्क लिख के उसमें 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिख देता हूँ, और हर किसी को टाइम को सेट कर देता हूँ। उसको मैं सुपर टू डू लिस्ट बोलता हूँ कि बॉस ये काम है, पहले सारे काम लिख लो। मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ, पहले सारे काम लिख लो, सारे टास्क। दूसरा, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट या टफ टास्क हैं वो लिख लो। वो उस टाइम करो जब आपकी एनर्जी हाई होती है। मेरी जनरली सुबह होती है। मैं 12 तक किसी से ना बात करता हूँ, ना फ़ोन लगाता हूँ, ना मिलता हूँ। मेरा काम 12 के बाद होगा, टीम को फ़ोन लगाना, और मीटिंग करनी हो तो 3 बजे के बाद का टाइम देना जो आपको मिला आज। मैं सुबह नहीं देता। दुनिया में सबको पता है 3 से 5 ही मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो ये पहला रूल है, क्योंकि भैया ये मेरा लो एनर्जी टाइम है, मीटिंग कर सकता हूँ। हाई एनर्जी में मैं सोचने वाले काम करता हूँ। तीसरा, मैं उसमें बैचिंग करता हूँ। बैचिंग मतलब कॉल लगाने तो सब एक साथ कॉल, कुछ चीज़ें चेक करनी तो एक साथ चेक, क्योंकि मेरा माइंड एक जगह फोकस हुआ और वहाँ कहीं और लेके वापस आया तो मेरे को 22 मिनट लगते हैं वापस पूरा फोकस लाने में। हाँ, क्योंकि अभी मल्टीपल मीडियम यूज़ करते हैं हम लोग। तो मैं एक बार में काम, कॉलिंग एक साथ हो गई, मेल चेक एक साथ हो गए, पेमेंट के फॉलोअप एक साथ हो गए, कुछ भी करना हो मतलब एग्जांपल, तो आपके जो काम हो एक साथ बैचिंग कर दो, एक जैसे काम है। तीसरा, हर 2 काम के बीच में मैं बफर टाइम देता हूँ। 3 से 4 आपकी मीटिंग है, तो मैं अगले को 4 का टाइम नहीं दूंगा, मैं उसको 4:15 या 4:30 दूंगा। अगर ट्रैवल करना है तो 4:30, ट्रैवल नहीं करना 4:15। तो अगर मीटिंग खत्म हो गई तो मैं रेस्ट लेता हूँ, और मीटिंग खत्म नहीं हुई, लेट खत्म हुई तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आदमी मिल गया। मेरी एक और चीज़ रहती है, मोबाइल यूज़ करना 90 मिनट में करता हूँ। तो जनरली आप लोग कॉल लगाओगे तो मैं 90 मिनट बाद आपको रिप्लाई करता हूँ। मेरे मोबाइल साइलेंट रहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। ओके, सब सारे नोटिफिकेशन ऑफ, सारे नोटिफिकेशन ऑफ है। बहुत सारी हो गई हैं। हाँ, तो और जनरली एक मोबाइल सिर्फ ऐप के लिए रख रखा है, एक मोबाइल कॉल के लिए रख रखा है। अच्छा, ये किसी और से सीखा था मैंने। मेरे एक मोबाइल में ऐप ही नहीं है, कोई भी ऐप्स नहीं है, कॉल और व्हाट्सएप इस पे, बाकी इंस्टा, फेसबुक, अमेजॉन सबका दूसरा मोबाइल है जिससे कोई कॉल नहीं लगता है, जिसका नेट बंद रहता है, जब चालू करना कर लो। तो मेरा टाइम बच जाता है। तो बैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर टू डू, अच्छा ये आप जब भी शुरू करोगे जिस दिन, क्योंकि मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ तो उनको लगता है अरे ये तो बड़ा ख़राब काम है, मैंने कर दिया हुआ नहीं। आपका जो टॉप परफॉर्मेंस है वो आएगा हफ्ते में 65% टारगेट अचीव करना। जो आपने लिखा का 65% हो जाए। दूसरा, कभी कोई कैंसिल हो रहा तो आगे पीछे कर लो ना, बस इसको बंद मत करो, और जितनी बार बंद करो उतनी बार शुरू करो, बिकॉज जब जैसे आप टाइम को बजट करते हो आप ज़्यादा रिजल्ट निकाल लोगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की जगह मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा तरीका, इसको बोलता हूँ 90-91 रूल। आप इसको 60-61 भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक नया कोर्स बनाना है अभी, तो अगले 90 डेज दिन के सुबह के 90 मिनट मैं एक ही काम को दूंगा उस कोर्स को। उसकी प्लानिंग, आपको बुक लिखनी है आप कर सकते हो, आपको नई लैंग्वेज सीखनी कर सकते हो, आपको ऐप को डेवलप करना है, आगे और बढ़ाना है, तो अगले 90 दिन 90 मिनट से एक ही काम करो। आप उस लेवल का काम निकालोगे कोई निकाल सके। या 60-61 कर दो भैया, 90 मिनट में बैठ नहीं सकता, 60-60 कर दो। इससे आप वो काम कर लोगे जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं, और आप उसको टाल रहे हो। ठीक है, 30-30, क्योंकि अभी अनइम्पोर्टेंट काम ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास अर्जेंट काम बहुत है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हम GST भी 20 तारीख को भरते हैं, क्योंकि वो 20 तारीख को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो 25 कर देगा 25 को भरेंगे। तो हम रॉकेट के सिद्धांत पर उड़ते हैं, चलते हैं, जब आग लगे तभी उड़ते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, पोमोडोरो टेक्निक। जब काम बहुत गंदे लगते हैं मुझे ख़त्म करने, तो 25 मिनट का टाइमर लगा लो और काम करने बैठ जाओ। हो सकता है काम 3 घंटे का है, पर आपको मालूम 25 मिनट टाइमर बजने वाला है, तो होता कि आपका फोकस बढ़ जाता है, आप डिस्ट्रक्ट नहीं होते, आप ज़्यादा काम करते हो। सिंपल सा, हम सब ने पहले भी कॉलेज एग्जाम की बात की थी, तो जब आपने एग्जाम दिया था है ना 3 घंटे, तो पहले 1 घंटे में कुछ नहीं होता, दूसरे में होता था, उसमें 50% पेपर सॉल्व कर लेते थे आप, बिकॉज वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो 25 मिनट बाद अलार्म बजने वाला, तो आप ज़्यादा काम कर लोगे। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट बैठ जाओ। आपकी इच्छा 25 के 20 मिनट का करो, 30 मिनट का करो, पर ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपका फोकस, एनर्जी और टाइम तीनों बच जाते हैं। देखो, प्रोडक्टिविटी 3 चीज़ें मिल रही है, टाइम, एनर्जी, फोकस। तीनों में से एक भी चीज़ कम हुई, आपका काम खराब हो गया। टाइम और एनर्जी और फोकस नहीं कर पाया तो जो एक काम 2 घंटे में ना हो सकता है 20 दिन में भी ना हो। तो इसके कारण में पोमोडोरो टेक्निक, और हम लोग वही है, हम बाउंडेशन में चलते हैं, लास्ट टाइम दिखना जरूरी है, तो मैं ये करता हूँ।
ओके तो 3 तरीके बहुत हैं, वैसे तो 25 है पर 3 काफ़ी। टू डू लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, अभी एक चीज़ और जो ज़्यादा देखने में आती है, और पर्टिकुलरली जब हम मीटिंग्स और बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, तो अभी क्या हो गया है, कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा माइंडसेट है पर्टिकुलरली चीज़ों को देखने का, वो फ्रीक्वेंटली स्विच करता रहता है। जैसे मैं आपकी सक्सेस से देख रहा हूँ, साला मैं तो रियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, हम फिर बैक स्विच कर जाते हैं। जो हम अच्छी चीज़ें करने लगे थे वो वापस छोड़ देते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। तो ये जब डिलेमा होता है माइंड में, और ये जब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आपने जो बताया ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी और पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट ये तो हम कर लेंगे, अगर माइंड ही मैनेज नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? तो उसके लिए कोई टिप ट्रिक्स या कोई थेरेपी या कोई थेरेपी भी तो बना करूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छे ऐप है इनसाइट टाइमर। इनसाइट टाइमर, हाँ, मतलब ये फ्री में का वर्जन में भी आपको बहुत सारे मेडिटेशन 5-5, 7-7 मिनट गाइडेशन के मिल जाएंगे, मेडिटेशन के गाइडेड मेडिटेशन के ऐप मिल जाती है उसमें। पर इससे अच्छा मैं बोलूँगा, देखो ये तो थॉट प्रोसेस है, एक दिन में चेंज नहीं होगी। मतलब मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है, मैं हर 6 महीने बाद, अगर मुझे ये नहीं लगे कि 6 महीने पहले मैं बेवकूफ़ था, तो मैं बढ़ा ही नहीं हूँ। अगर दोनों टाइम बराबर तो मेरे लिए है कि भैया मैंने 6 महीने में कुछ नया सीखा क्या। आज अगर मेरे यहाँ कोई उसके लिए भी आता है कि भैया मुझे अप्रेजल चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो पहला रूल है 6 महीने में तूने नया क्या सीखा, पिछले 1 साल में तूने नया क्या सीखा। और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे से भी मुझे पता है, कई लोग बोलते हैं यार आप धीमे काम कर रहे हो, आपके साथ वाले इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। मेरा बस बेसिक रूल है कि मेरा कंपटीशन में मैं अगर मेरे से अच्छा कर रहा हूँ मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि पैसा अकेला गोल, हमारे हिंदुस्तान की एक और प्रॉब्लम है ना कि पैसा ही अकेला सक्सेस है, पैरामीटर ही पैसा है कि आपका जितना पैसा सक्सेसफुल हो। पर ये होता तो बड़े बड़े स्टार और सेलिब्रिटी सुसाइड नहीं कर रहे होते। पर कहानी पैसा नहीं है, तो पहली कहानी तो ये। दूसरा मुझे लगता है, देखिए मैं भी इसी थॉट प्रोसेस का था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बट अगेन वापस आना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बुक्स मुझे समझ में आया सक्सेस इज नॉट मनी। सक्सेस इज नॉट मनी, हाँ, सक्सेस इज नॉट मनी, नॉट ओनली मनी, ये भी बोल सकता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके साथ होनी चाहिए सक्सेस में। तो वो सक्सेस समझने के लिए मुझे किताबों ने हेल्प करी। मेरे पास कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, पर हाँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हो। मेडिटेशन, ब्रीदिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इनसाइट टाइमर हफ्ते में 3-4 बार यूज़ कर लेता हूँ, जब टाइम मिलता है एनर्जी के लिए कि बस थक रहा हूँ, कान में लगाया, आँख बंद कर ली, 10 मिनट का मेडिटेशन, 5 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, तो मैं वापस एनर्जी में उठ के काम शुरू कर देता हूँ। ओके अभी आप इतने लोगों की कोचिंग करते हैं, तो मतलब किस प्रॉब्लम से ज़्यादा आप डील कर रहे हैं, कि वो टाइम को लेके है या वो प्रोसेसेस को लेके है या ये एक मेंटल वाला जो मैंने अभी आपसे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो माइंडसेट है। माइंडसेट सबसे पहले माइंडसेट है। उनको देखो, हर किसी को लगता है कि मेरे पास टीम खराब है, मेरा मार्केट खराब है, मेरा प्रोडक्ट में मेरी टीम मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगी। वो सब माइंडसेट का गेम है। जहाँ वो माइंडसेट चेंज हुआ सारा काम हो गया। वो मैं मतलब मेरे कोर्स की बात करूँ तो पहला मॉड्यूल ही सिर्फ है टाइम, एनर्जी एंड फोकस। माइंडसेट चेंज करो कि आपकी करेंसी पैसा बना लो की जगह आप टाइम बना लो, पैसा हटा दो। आप जहाँ टाइम को करेंसी देखने लगोगे कि मेरी करेंसी, तो आप फिर CRM पे भी खर्च करोगे, आप एक EA भी रखोगे, आप ऑटोमेशन टूल भी लोगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। तो पहली चीज़ वो है। दूसरा, जहाँ माइंडसेट चेंज हुआ फिर वो टीम भी उनको दिखने लगती है, ट्रेनिंग बनने लगती है। पर अगर मैं माइंडसेट चेंज नहीं कर पाया, बॉटल भरी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके अच्छा, अभी जब ये जैसे जैसे हमारी ये जो जर्नी चलती जा रही है ना, आगे आगे भैया 2-3 चीज़ों से मैं टच में आया, जैसे जो मैंने पहले सोची भी नहीं थी और मैं मानता भी नहीं था। जैसे अभी आप सारी माइंडसेट और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ड बड़े अभी ट्रेंडिंग में रहते हैं। एक होता है भाई मैनिफेस्टेशन, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होता है लाइफ में। एक होता है यूनिवर्स कनेक्ट, कि आप जो चाह रहे हो वो यूनिवर्स करेगा। तो ये मतलब आप इससे कितना एग्री करते हैं? मैं फुल एग्री करता हूँ, पर मैं एनर्जी और यूनिवर्स के हिसाब से मैं मेरे जगह मानता हूँ मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ओके जैसे मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छा तरीका बताया और वो मैंने मेरी ट्रेनिंग में भी यूज़ किया, प्लस मैंने भी किया कि वी हैव टू प्लान अ गोल। वो गोल लिख के आप कहीं लगा दो, दिन जिसको 3 में 3 बार देख सको। ओके मैंने पहले बोला था, जो हमने बोला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल हमेशा पैसा नहीं हो सकता। आपके टीम मेंबर कितने हो, आपका कन्वर्जन रेट क्या हो, आपके क्लाइंट का लाइफ साइकिल, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या हो, सबका विजन क्या है, विजन क्या, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो जब वो लिखा हुआ सामने रहता है, दिन में 3 बार पढ़ता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ एनर्जी लगाने लगता है। ओके कि ये काम करना है। जैसे एक चीज़ होती है ना, मैं हर बार बोलूँ कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे को तबीयत खराब है, तो होने लगता है, क्योंकि वो दिमाग आपके सबसे माइंडसेट वाली कहानी। लेकिन आप वो गोल रख के बार बार उसको देख रहे हो,
सॉरी, जब आप बार बार उसको देख रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, दिन में 3 बार का बोला था उस बुक में, तो जब 3 बार पढ़ रहे हो तो होता क्या, उसको आपका कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि मैं इसके आसपास हूँ या नहीं हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं गोल तक पहुँचने के लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर ये काम से मैं दूर जा रहा हूँ तो आपका दिमाग हाथों हाथ आपको बता देता, तो आप उस काम को बंद कर देते हो और वो काम करने लगते हो जो आपको गोल के पास पहुँचाए। तो ये चीज़ होती है। पर इसका सबसे अच्छा तरीका, जो चाहते हो लिख दो, सामने रख दो, दिन में सुबह दोपहर शाम देख लो, आप ऑटोमेटिकली आपका पूरा ब्रेन वहाँ डाइवर्ट होने लगेगा कि मैं कैसे वहाँ पहुँचूँ। ओके। अच्छा, अभी पिछले दिनों में एक इवेंट में गया था, वहाँ पर बात चल रही थी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन को लेके, कि लोगों का मानना है कि ज़्यादातर जो वर्क एलोकेशन होना चाहिए वो ह्यूमन के टैलेंट या एप्टीट्यूड या उनके उस पर एलोकेट होना चाहिए। वहीं एक दूसरा स्कूल बोलता है कि भाई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में इनेबल करो। हमारा तो क्या टेक प्रोडक्ट है और टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वहीं पे सेकंड जो पार्ट है वो ड्राइव ह्यूमन से ही होता है। ह्यूमन से ही होता है। लेकिन अभी जो गैप में पर्टिकुलरली समझ में आ रहा है मुझे कि टेक्नोलॉजी तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन जो ह्यूमन ग्रोथ है या ह्यूमन ब्रेन है उसका डेवलपमेंट इतना रैपिड नहीं हो पा रहा है। जो मैं टीम लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक टीम को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं आपसे कोचिंग ले लूँगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन फाउंडर, सारे लोग कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन टीम डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। पर्टिकुलरली इंदौर में मैं बात करूँ तो, हालांकि बड़ी कंपनियां ये सब टीम डेवलपमेंट करती हैं। तो ठीक है, मैंने तो आपसे ट्रेनिंग ले ली, आपसे सब कुछ सीख लिया। अब जब बात आ रही है टीम को, तो टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या टीम के लिए भी ट्रेनिंग ये वाली उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए थी? 100%। देखिए, मैंने पहले बोला था इंडिगो वाली बात हुई थी, तो अगर आपकी टीम ट्रेन होगी तो सेम आदमी 2 काम कर पाएगा या 2 से 3 का काम कर पाएगा। अगर आपने टीम को टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन कर दिया, जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा सब लोग जानते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल है। चैट जीपीटी से कुछ वीडियो एडिटिंग टूल हैं, कैनवा आजकल एआई आ गया है। अब अगर मैं मेरे यहाँ के टीम को उसके लिए ट्रेन करने के लिए कोर्स खरीद लेता हूँ, या तो मैं खुद ट्रेन करूँ सीख के, या मैं एक पेड कोर्स खरीद लेता हूँ, इसका मैं साल भर का या लाइफ टाइम वर्जन ले लेता हूँ। यूडीमी से जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा है, जहाँ पर एक बार पैसा तो आपका कोर्स हो जाता है, उनको सिखा देता हूँ, तो एक तो उनको अच्छा लगता है। देखिए, टीम रिटेन क्यों होती है पता है आपको? 2-3 चीज़ें हैं। उसको ड्यूटी उसकी क्लियर हो, उसको अथॉरिटी मिली हो, उसको लर्निंग मिल रही है, उसको रिकग्निशन मिल रही है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बहुत सारे बंदे मिलते हैं, यार तू बहुत बड़ी कंपनी में था, इंदौर की जो छोटी कंपनी है, बड़ा नाम है उनका, तो उनको छोड़ा क्यों? सर सीखने को नहीं मिल रहा, मेरा कुछ नया नहीं था। हमारे एक पॉलिसी सिंपल सी, हमारी टीम में आप अगर सीखते हो तो वी विल पे यू। मतलब कुछ कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को कंप्लीट करने का उनका एग्जाम निकालते हो तो वी विल पे यू 2000 रुपीज़ पर कोर्स। ओके, उसका उसका पैसा, कोर्स फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, गूगल के, फेसबुक के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हब स्पॉट के आप निकालोगे तो वी विल पे यू, क्या आपने एग्जाम निकाली, सर्टिफिकेट लेके आए, और उससे मेरा बेनिफिट क्या होता है, उसका नॉलेज बढ़ जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म यूडीमी का और बाकी प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, वहाँ हम कोर्स खरीद के डालते रहते हैं। बहुत सस्ते हैं, 500-700 रुपये महीने के कोर्सेज हैं। ओके, कुछ हो सकता है आपके काम करने तो किसी और से करवा लिया, किसी ट्रेनर से करवा के शूट करके रखवा लिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपकी टीम उससे ट्रेन होती जा रही है और आप काम करते जा रहे हो। आज मेरे यहाँ पे मेरी टीम में अभी हम लोगों ने कोई, मुझे नाम भी नहीं पता, उन लोगों ने कोई वीडियो एडिटिंग टूल सोशल मीडिया मैनेजर को सिखाया है। मैंने क्यों करना है, बोले सर कई बार क्या होता है, एडिटिंग बहुत छोटी सी है पर उसके लिए हमें एडिटर के लिए रुकना पड़ता है। हाँ। उसके लिए रेंडरिंग में बहुत समय लगता है, सब कुछ होता है। ये काम में 5 मिनट में कर देता है, हमने इसकी ट्रेनिंग बना दी है, इसके वीडियो शूट कर लिए, इसको हमने पेड LMS ले रखा है, उसमें डाल दिया। अब हर सोशल मीडिया मैनेजर वो वीडियो एडिटिंग टूल सीख लेगा। हमारे हर सोशल मीडिया में कैनवा भी सीखता है। ओके, महीने में एक बार भी काम नहीं पड़ता, हाँ। पर सीखता है। पर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि फंसे रात को भी तो काम कर सके। तो हमारी तैयारी हो रहती, जिसको मैं आर्मी से और मैं फायर ब्रिगेड से सीखा है कि ड्रिल हमारे होते रहते हैं, हम वो सब तैयारी करते हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो क्या करो, मॉक ड्रिल जो तो करते रहते हैं। बस तो हमारे यहाँ सारा तैयारी है, तो वो कहानी है। तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग टीम के लिए होनी चाहिए और टीम की ट्रेनिंग सस्ती है। अच्छा भैया, अभी वर्क लाइफ बैलेंस को एक बहुत बड़ा डिबेट भी चला था। नारायण मूर्ति सर ने बोला था कि इतने घंटे काम करना चाहिए। अब ठीक है, हम भी एक ऑल टुगेदर एक 10 साल की जर्नी देख चुके हैं और हमने देखा है कि वो डिसबैलेंस होता है, बट ऑब्वियस होता है। और जब स्टार्टिंग एज में तो और ज़्यादा हुआ, लेकिन सोचा कि आगे चलते चलते सब बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज अभी भी नहीं आ रही है। तो अब इस स्टेज को कैसे कोप करें, क्योंकि जब ये डिस्टर्ब होता है ना तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। 100% आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़। देखो, बहुत बड़ी चीज़, मैं नारायण मूर्ति सर के ऊपर नीचे बोल नहीं सकता, वो बहुत बड़े आदमी हैं, पर उनका फोकस, उनके लिए वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है मेरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिला हूँ जो बोलते हैं मैंने मेरे बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा,
हाँ। मैं ऐसे लोगों से मिला उनके बच्चे उनके बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्होंने घर बना लिया 20,000 स्क्वायर फीट का और बच्चा रहने को रेडी नहीं है और वो बेच के 2 BHK फ्लैट, इंदौर की बता रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वर्क उनकी मतलब उनका फोकस था, उनको मज़ा आता था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। मैं नारायण मूर्ति सर नहीं बन सकता। मेरी सोच है कि मैं मेरी फैमिली को टाइम भी दूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ सकूँ, मेरी हॉबीज़ पूरी करूँ, एक किताब पढ़ूँ, एक मूवी देखूँ, थोड़ा रनिंग करूँ, जो भी मेरी इच्छा है वो पूरी करूँ। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी वो जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसका एक बहुत बड़ी चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। एक बहुत लंबी रेस होती है, रनिंग करते हैं हम लोग, उसका नाम पता है? जो 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की होती है, क्या मैराथन हाफ और फुल, वो 42 किलोमीटर ख़त्म होती है ना। बस अगर आपने ये प्लान कर लिया कि आपका दिन कब ख़त्म होना है, आपका काम हो जाएगा। 7 दिन, अगर 7 दिन सेम टाइम पे दिन ख़त्म कर रहे हो आप, 7 दिन सेम टाइम पे दिन ख़त्म कर रहे हो आप, तो आप बहुत कुछ सही करने लगोगे। उसमें 1 या 2 दिन ऊपर नीचे होगा, ठीक बात है, पर बाकी दिन में को इतने बजे टाइम खत्म करना है। लोग बोले नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकता। आज आपको मुंबई की फ़्लाइट हो, दिल्ली की फ़्लाइट हो, आप आधे दिन में काम करके घर से निकल जाते हो। आपका फ्लाइट नहीं है तो आप बैठे हुए हो, पर आपने टाइम ही सेट कर दिया कि 7 बजे ऑफिस से निकलना है मेरे को। सब चीज़ें अपने आप काम हो जाए, सब चीज़ें अपने आप वो शेड्यूल होने वो पोमोडोरो वाला काम है कि भैया जैसे आपका सेट हुआ तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस सेट हो जाएगा। दूसरा, अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अगर मुझे 8 घंटे पेड़ काटना है तो 6 घंटे में कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं दिन में 3 से 4 ब्रेक लेता हूँ। लंच के बाद तो मैं आधा घंटे की नैप लेता हूँ। आप मेरे ऑफिस में आओगे, तकिया किया सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, मैं सोता हूँ, पड़ता है उससे 100%। मैं वापस उस एनर्जी में आता उस पर काम कर सकता हूँ। आप कितनी देर बढ़ोगे? आपकी बॉडी एक लेवल के बाद थकती है। मैंने पढ़ा भी है, बहुत सारी रिसर्च है कि एक टीम को पूरे दिन काम कराया और एक टीम को हर एक घंटे में ब्रेक दे के काम कराया। उसका टाइम कम हो गया पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, काम ज़्यादा कर पाया जिसको ब्रेक दे के करवाया। तो मैं खुद मानता हूँ ब्रेक होना चाहिए। हमारे यहाँ ऑफिस में 3 ब्रेक होते हैं। मतलब एक 5 मिनट का होता है दिन में, फिर लंच के टाइम हम खाना, लंच के बाद मेरी टीम पूरी थोड़ी देर डम शरारते कुछ खेलती है, फिर 5:30 बजे एक ब्रेक लेते हैं। पर हमारी टीम 7 के बाद कभी नहीं रुकती, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। हम अकेली टीम है शायद इंदौर में तो सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। हाँ, अभी वो कल्चर इंदौर में नहीं पड़ा, और हम ये पिछले 7, 8, 10 साल से चला रहे हैं। ओके, कि सैटरडे काम नहीं करना हमको। अच्छा, हमारा क्लाइंट हमको पहले लगा था भग जाएगा, पर उसको समझा दिया कि भाई साहब फ्राइडे को कर देंगे तो वो भी तैयार हो गया। आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे, आप चेंज करोगे तो कुछ लोग उस चेंज में आपके लिए सही भी नहीं होंगे, बट जो सही है उससे काम हो जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस 100% होना चाहिए। बिकॉज आपका बच्चा ही बड़ा और आप नहीं देख पाए तो बहुत दुखी हो गए। कितने बच्चे हैं, है ना? कितना बड़ा है? एक बेटा है 9 साल का। तो अगली बार जिंदगी में कोई 9 साल का अब वो जिद करने लगा है। अब वो मतलब समझता है चीज़ें, ठीक है। 5 साल तक तो वो इतना नहीं समझता कि पापा संडे को भी कहाँ चले जाते हैं या इतनी लेट क्यों आते हैं, लेकिन अब वो प्रॉपर समझता है कि लेट क्यों आ रहे हो आप, संडे को भी ऑफिस क्यों जा रहे हो। हालांकि संडे को वो खुद भी आ जाता है ऑफिस कभी कभी मेरे साथ, लेकिन मैंने देखा और कई बार अब मुझे भी फील होता है, जैसे मैं जाता हूँ रात में तो यार मैं बोलता हूँ कि यार आज मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। वो वाकई में मुझे बड़ा होता दिख रहा है, अब वो दिख रहा है पर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और आप क्या सोच रहे हो कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, पर आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। उसको तो आप चाहिए, उसको बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। उसको नहीं मतलब ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने टाइम सेट कर लिया तो आप उतने समय में देखिए, एक पैरेटो प्रिंसिपल है, आप जिस चीज़ को जितना टाइम दोगे वो चीज़ उतने ही समय में खत्म होगी। मतलब अगर आपके घर में एक शादी है और 6 महीने का समय है तो आप 6 महीने तक तैयारी करोगे। और अगर 7 दिन में शादी करनी भी तो लड़का यूएसए जा रहा है, 7 दिन में शादी हो जाएगी, तो सब मैनेज हो जाता है। तो बस वर्क लाइफ बैलेंस का पहला रूल है डेडलाइन सेट कर लो। इतने बजे काम खत्म करना है, इतने बजे काम शुरू करना है, सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। शुरुआत 1-2 महीने दिक्कत आती है पर उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस सेट है। मैं आपके यहाँ से जाऊँगा आज और सीधा घर बैठूंगा, मुझे अभी यहाँ के बाद कहीं नहीं जाना। ओके, अच्छा, अभी आपने क्लाइंट वाली बात की थी, तो एक अभी एक क्लोजिंग में हम एक चैलेंजेस जो अभी हम देख रहे हैं और वो सभी फेस कर रहे हैं। अभी आ गया है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन वाला एरा, जहाँ पर मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम लोग 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। मतलब रात को 10 बजे भी क्लाइंट का मैसेज आ जाएगा, रात को 11 बजे भी मैसेज आ जाएगा। ऐसा आम हो गया इंदौर में, आप भी देख पा रहे हो। ओपन क्यों करते हो? नहीं, ओपन नहीं करते हम। हाँ। लेकिन क्लाइंट को फिर क्या रहता है, यार इन्हें मेरा मैसेज नहीं देखा। मतलब क्लाइंट अज्यूम कर लेता है, या XYZ कोई फैमिली फ्रेंड भी अज्यूम यही कर लेता है आजकल कि यार मैसेज गया। तो हमेशा लोग अब ये मान के चलते हैं कि वी आर ऑनलाइन 24/7, लेकिन हम होते नहीं है, वी आर नॉट। तो ये जो कल्चर अब डेवलप हो रहा है, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं? मेरिट्स तो क्या ही होंगे, कुछ भी नहीं, और डीमेरिट्स क्या क्या हो रहे हैं जो आप कोचिंग में जनरली ऐसे अगर कुछ आता हो तो? आपका डर ये है कि क्लाइंट चला जाएगा। मुझे लगता है आपने क्लाइंट को एजुकेट नहीं करा। ओके, अगर आप क्लाइंट को एजुकेट कर दोगे, जैसे मैं तो इतने लोगों को पढ़ाता हूँ तो बहुत सिंपल सा रूल है कि मैं 90 मिनट में ही रिप्लाई करूँगा।
मैंने मोबाइल उठाया और आपका मैसेज आ गया, किस्मत मैंने रिप्लाई कर दिया। अगर नहीं आया तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। दूसरा, अगर मेरे क्लाइंट है, क्योंकि अलग अलग कंपनी की बात करो तो 10 से 7 तक तो सर हम 25 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देंगे, पर 7 के बाद अगर हमने मैसेज देख लिया तो अच्छी बात है, वो पहले दिन एजुकेट है, बिकॉज घर जाके मेरी टीम मैसेज नहीं देखती, हम नहीं देखते, तो हम सुबह रिप्लाई करें। टीम को ही बता रखा है कि आपको लगता है कि आप रिप्लाई कर सकते हो करो, 7 के बाद आप जिम्मेदार नहीं है। कोई कियोस हो गया तो भैया 3-4 लोगों की कियोस तो अलग बात है, पर वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अदरवाइज नहीं होता कि हम काम ही नहीं करते कि बॉस यहीं से खत्म कर दो। ये हुई पहली कहानी। दूसरा, मैंने हर बंदे को बता रखा कि बॉस 9 के बाद मैं नेट यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, आप सुबह 9 से रात को 9 से 9 तक नहीं देखता भी तो उसको तो नहीं पता ना, बहुत क्लियर है। 11 के बाद मेरे कॉल पे कॉल भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो सब DND हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है मोबाइल पर। ये एजुकेट कर दे तो लोग परेशान नहीं होते। कभी किसी ने लगा दे सॉरी बोल देता हूँ कि ऐसी कहानी है, अगली बार ध्यान रखना। सॉरी बोल के बता देता हूँ कि सर दिक्कत ही है, मतलब मैंने डेलीगेट भी ऐसे किया, सॉरी सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा टीम मेंबर आ जाएगा क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज नहीं हूँ, पर आपका काम नहीं रुकेगा, तो वो काम दूसरे से लेने लगे। अदरवाइज इंदौरी तो बिजनेस ओनर को ही मांगता है, और मेरे आधे क्लाइंट मेरे को नहीं जानते कि कंपनी मेरी है, तो वैसे ही और ये हम प्रायर जब हमारा होता है कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर सक्सेस पॉलिसी, अगेन पॉलिसी का रूल है, तो हमारे पॉलिसी का रूल है, तो हमारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे हम आपको कुछ भी चाहिए, मतलब जो मेरी पहली कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ भी चाहिए सैटरडे संडे को, आप फ्राइडे की जगह थर्सडे को कंप्लीट करा लोगे। ओके, थर्सडे कंप्लीट करा लोगे, बिकॉज सैटरडे हमारा ऑफ रहता है, संडे हमारा ऑफ रहता है। हमारे पास ना डिजाइनर रहते हैं, ना कंटेंट राइटर रहते हैं, ना सोशल मीडिया मैनेजर रहते हैं, ना एड मैनेजर रहता है। तो आप थर्सडे को देखो तो अप्रूव है पहली चीज़। 10 से 7 में हम रिप्लाई कर देंगे। तीसरा रूल है, अगर 3 बार मैसेज आ रहा हो तो मेरी टीम को बता रखा, कॉल लगाओ ना यार, मैसेज बात ही मत करो। ओके, हम व्हाट्सएप पसंद नहीं करते। अगर क्लाइंट 3 बार रिप्लाई कर रहा है तो सीधी सी बात है, उसको चौथी बार कॉल लगा लोगे, सर लेट मी कॉल यू, बिकॉज कॉल में इमोशंस भी जा रहे हैं, इमोशंस होते हैं, कनेक्ट होता है वो। व्हाट्सएप पे मतलब वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। अच्छा मैं लिख रहा हूँ इधर आओ, आप सुन रहे इधर आओ, तो वो कैसे समझाऊंगा मैं? तो हमारे यहाँ हमारी पॉलिसी है कि 3 बार अगर मैसेज हुआ है क्लाइंट का तो यू हैव टू कॉल द क्लाइंट। ओके, तो ये बहुत से पहले सिखाते चले गए तो काम खत्म हो गया। ओके, नहीं आज की कन्वर्सेशन में मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए, और बहुत सारे जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, डेट्स व्हाई मैंने जब बात हुई कि अतुल से की, और क्या होता है ना कि अभी जो हमने कम्युनिकेट किया एक दूसरे से या जो कन्वर्सेशन किया, ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हैं 100%। और इंदौर बीइंग अ ग्रोइंग सिटी, इंदौर में अभी इतनी मेंटरशिप या इतने सेशंस या इतनी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ मतलब इत्तेफाक से काम हमारा इतना अच्छा है कि हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, हर दिन नए बिजनेसेस के जानने में मिलते हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ पेन पॉइंट है ना, वो कॉमन है। एक टीम, दूसरा हायरिंग, और तीसरा प्रोसेसेस। तो मैंने बोला यार अपने बिजनेस में भी ये चैलेंजेस हैं, तो एक बार एक कन्वर्सेशन किया जाए, क्योंकि अपने इस कन्वर्सेशन में बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। टीम हम एक बार फिर अलग से लेंगे। मतलब जब मैं सेशन करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बोला है वो सेम है, बिकॉज हम सबकी सेम प्रॉब्लम है, हम ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सेम आनी है। टीम तो इस बार हम लोगों ने बात ही नहीं करी, तो टीम अपने आप में 2-5 घंटे का काम है, तो टीम हम किसी दिन और लेंगे कि टीम ऐसे कैसे काम करे, क्योंकि किसी कंपनी में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे यहाँ को काम बर्बाद कर देता है, बिकॉज हमने वो एनवायरमेंट ही नहीं दिया जहाँ वो ग्रो हो सके। इस जमीन पे मैं अच्छा से अच्छा बीज डाल दूंगा, नहीं करूँगा, क्योंकि जमीन उसके लिए फर्टाइल नहीं है। तो बस कहानी वो है, हमको लगता है मेंबर खराब है, दिक्कत है हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, तो इकोसिस्टम नहीं, एनवायरनमेंट नहीं, ट्रेनिंग्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, 1000 चीज़ें जिसको आप धीरे धीरे करोगे तो आपके वहाँ कल्चर बन जाएगा कि लोग ढूंढ के आपके पास ज्वाइन करेंगे कि इनके यहाँ सीखने को मिलता है, यहाँ बढ़ने को मिलता है, यहाँ रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, और यहाँ फ्यूचर है। आप तो फ्यूचर भी नहीं ना, मतलब मैं आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जिनके यहाँ 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन नहीं है, और वो सेम प्रोफाइल पे। हाँ, तो BSc लेवल प्लेयर है, A लेवल प्लेयर तो भाग जाएगा। तो अगर आपको देखो रिलेशन कब टूटता है, अब वो एरा नहीं है। हाँ, रिलेशन कब टूटता है, एक तो धोखा मिला और दूसरा फ्यूचर नहीं दिखा। टीम मेंबर कब भागेगा, जब उसको धोखा मिला, आपने बोला 7 बजे छूट जाओगे, 9 छूट रहे हो, संडे काम करा रहे हो, और दूसरा उसको दिख रहा है फ्यूचर नहीं है। अगर 2 चीज़ आप सेट कर दोगे, टीम मेंबर जाएगा ही नहीं। ये आज की कन्वर्सेशन से बहुत सारे जो इनपुट्स हैं जो आप डेफिनेटली हम प्रोसेसेस और अपनी उसमें बना के, और सबसे बड़ा वो जो आपने गोल बोला है ना, वो हालांकि मैंने माइंड में तो लिखा है लेकिन वो विजुअली दिखना चाहिए। आपके भाई से पूछना, आप दोनों में गोल अलग है, बस काम खत्म। उसका अलग होगा, उसके कुछ अलग टारगेट सेट कर रहे होंगे, 2 काम एक ही है, विजन एक ही है, लेकिन गोल्स फिर भी अलग अलग ही होंगे। तो इट वाज अ अमेजिंग कन्वर्सेशन आप आए, और जो टीम के ऊपर एक वो अगला पॉडकास्ट डेफिनेटली हम उसको जल्दी करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।